हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जॉर्ज ऑरवेल के डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो ऑरवेल की जो 6 नॉवल थी वो हमने कंप्लीट कर ली। 6 नॉवल अब की कंप्लीट हो गई है। ठीक है, जो 6 नॉवल है वो कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट हो गया। अब बचा है नॉन फिक्शन। तो इनके कितने नॉन फिक्शन थे? इनके 3 नॉन फिक्शन हैं। नॉन फिक्शन इनके 3 हैं। बाकी 6 नॉवल हमने इसी यूट्यूब चैनल पे ही कंप्लीट किया है, पूरी थ्योरी क्लासेस। देखिए, ऑरवेल की बायोग्राफी कंप्लीट कर ली। ऑरवेल के 6 जो नॉवल थे, 6 जो नॉवल्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। 6 नॉवल कौन कौन से थे? तो ये आपका पहला था 6 नॉवल्स वो। तो 6 नॉवल हमने पढ़ा, बर्मीज़ डेज पढ़ा है ना, बर्मीज़ डेज पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा द क्लर्जीमैन डॉटर्स पढ़ा। उसके बाद थर्ड नॉवल हमने पढ़ा कीप द एस्पिडिस्ट्रा फ्लाइंग, कीप द एस्पिडिस्ट्रा फ्लाइंग। फिर 4th नॉवल जो हमने पढ़ा कमिंग अप द एयर, भी कल ही मैंने पढ़ाया था, परसों आई थिंक, कमिंग अप द एयर है ना। फिर ये हो कितना हो गया, 1 2 3 4। फिर 5th नॉवल हमने पढ़ा, कौन सा, एक और है, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, एनिमल फॉर्म हमने पढ़ा। एनिमल फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया। फिर आपका 1984 हमने कंप्लीट कर लिया। 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो ये 6 नॉवल थे इनके। ऑरवेल ने 6 नॉवल्स लिखे थे जो हमने कंप्लीट कर लिया। तो ऑरवेल की बायोग्राफी प्लस 6 नॉवल्स ये कंप्लीट हो गए आपके यूट्यूब चैनल पे। और अब तक मैंने आपको 92 थ्योरी क्लास दे दिया। 92 और 93 थोड़ा सा नंबरिंग में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, बट आपके अब तक 93 या 92 क्लासेस हो चुकी हैं थ्योरी की, वो भी टीजीटी की। ठीक है, तो एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा, देन हम किड्स पर आएंगे। तो ये सारी क्लासेस आपको कहाँ मिलेंगी? हिना इंग्लिश क्लासेस के प्लेलिस्ट में मिलेंगी। वहाँ पे जाएंगे, 93 या 92 वीडियोस करके एक प्लेलिस्ट है, यूपी टीजीटी न्यू थ्योरी क्लास, वो आप जाके देखिए। वहाँ पे सारी क्लासेस आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगे। शेक्सपियर, मिल्टन, गोल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ, उनकी बायोग्राफी भी कराई गई है, उनके मेन वर्क्स भी कराए गए। शेक्सपियर को ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट ही कर दिया है, सिर्फ 3 हिस्ट्री प्ले छोड़कर, नहीं तो मैंने शेक्सपियर को कंप्लीट कर दिया है। बाकी वहाँ पे सब सारे वर्क आपके मिल जाएंगे, जैसे जितने भी राइटर हैं। सिर्फ जो 2 न्यू ऐड हुए थे, जैसे कि ऑरवेल और कीट्स, तो ऑरवेल को भी हमने पढ़ लिया, ऑरवेल की बायोग्राफी भी पढ़ लिया, उनके 6 नॉवल भी कंप्लीट कर दिए। ये सारी क्लासेस इसी में मिल जाएंगी आपको। और 3 फिक्शन है, तो 3 फिक्शन में एक फिक्शन भी कंप्लीट मैंने कर दिया, होमेस टू कैटलोनिया। ये भी फिक्शन था ना, होमेस टू कैटलोनिया, ये भी हमने पढ़ लिया है। होमेस टू कैटलोनिया ये भी हमने पढ़ लिया है। तो 3 फिक्शन में एक फिक्शन कंप्लीट भी हो गया, यानी कि 6 नॉवल प्लस एक फिक्शन। ठीक है, 7 वर्क्स करा दिए हैं। अब 2 फिक्शन और रह गए हैं। एक आपका आज जो हम पढ़ने वाले हैं, डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, ये भी एक फिक्शन है। 3 फिक्शन है, एक तो ये डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, एक आपका होमेस टू कैटलोनिया, एक आपका द रोड टू पिगन बियर। ये तीनों क्या है? नॉन फिक्शन है। तो आज ये पढ़ने जा रहे हैं डाउन एंड आउट वाला, ये कंप्लीट कर लेते हैं। बस एक और फिक्शन रह जाएगा, द रोड टू पिगन बियर, तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो यानी कि 3 नॉन फिक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे 6 हो गया, 7 8 9 वर्क हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे एस्से कोई इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एस्से इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है, जैसे कुछ एस्से हैं, जैसे कि शूटिंग एन एलिफेंट, और 1 2 4 एस्से हैं, याद नहीं आ रहा है, तो वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे बताने का मतलब है कि हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी पढ़ा दिया। 6 नॉवल कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग आ गए हैं इसमें फिक्शन में। फिक्शन में हम लोग एक फिक्शन को कंप्लीट कर लिए हैं, दूसरे फिक्शन में आ गए हैं। तो डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, आइए देखते हैं क्या है इनमें, इन्होंने क्या लिखा है। तो ये एक नॉन फिक्शन है। ठीक है, ये क्या है? एक नॉन फिक्शन है। नॉन फिक्शन क्या होता है? जो रियल बेस्ड होते हैं, है ना, रियल बेस्ड जो कहानी होती है वो नॉन फिक्शन होता है। यानी कि सब कुछ इसमें रियल चीज़ें होंगी, सच्ची घटना पर आधारित जो कहानी होती है वो उसे कहते हैं नॉन फिक्शन। इसमें कुछ भी काल्पनिक नहीं रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, ये टाइटल का नाम है। ऑथर यू नो वेरी वेल, जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, ऑथर का रियल नेम क्या था? एरिक आर्थर ब्लेयर, ये इनका रियल नेम है। बाकी इन्होंने ये जॉर्ज ऑरवेल, ये इन्होंने पेन नेम लिया था। डेट ऑफ पब्लिकेशन तो 9
जनवरी 1933। ये डाउन एंड आउट पेरिस एंड लंदन ये कब आया? 1933 में ये इनका नॉन फिक्शन आया था। ठीक है, इसे आप ना एक टाइप का मेमोयर भी कह सकते हो, क्योंकि मेमोयर भी वही होता है, मेमोयर। बाकी फर्स्ट पब्लिशर, इनके फर्स्ट पब्लिशर किसने पब्लिश किया था? तो वही विक्टर गोलांग ही हैं। कहाँ पब्लिश हुआ था? तो लंदन, इंग्लैंड में। जॉनरा इसका लिटरेरी फॉर्म मेमोयर, ऑटोबायोग्राफी है, लिटरेरी नॉन फिक्शन है, सोशल डॉक्यूमेंट्री है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसे आप मेमोयर भी बोल सकते हो, इसे आप ऑटोबायोग्राफी भी बोल सकते हो, इसे आप लिटरेरी नॉन फिक्शन भी बोल सकते हो, सोशल डॉक्यूमेंट्री भी है, क्योंकि सोशल के बारे में ही बताया गया है। तो समाज के बारे में ही बताया गया, समाज के सारे चीज़ों को बताया गया है, इसलिए सामाजिक दस्तावेज भी कहा जाता है। बाकी कहानी कहने वाला किस अंदाज में कहानी कहा है, यानी कि मैं के नज़रिए से कहा है, कि थर्ड पर्सन के नज़रिए से कहा है, या फर्स्ट पर्सन के नज़रिए से। तो जो इसमें जो नरेटर है वो फर्स्ट पर्सन के नज़रिए से कहानी कहता है, यानी कि मैं के नज़रिए से पूरी कहानी लिखी गई है, पूरी कहानी कही गई है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें पेरिस के बारे में बताया गया है। पेरिस के जो रेस्टोरेंट हैं, रेस्टोरेंट्स के रसोइयों में काम करने की, यानी कि पेरिस का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे जो रसोइया जो किचन्स हैं वहाँ पे काम करने की, बहुत ज़्यादा गरीबी में जीने की, लंदन और उसके पास के जो बेघर इंसान है, भिखारी के रूप में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस है, सब कुछ इसमें इन्होंने डाल दिया है ऑरवेल साहब ने। ठीक है, नरेटर, तो ये ध्यान रखना, इसमें जो नरेटर है, नरेटर की अगर बात करेंगे तो अननेम्ड यंग इंग्लिश राइटर है। ठीक है, नरेटर जो है जिसका नाम नहीं है, बस एक इंग्लिश राइटर है, जिसे अक्सर माना जाता है कि ऑरवेल खुद होंगे। इसमें जो नरेटर है माना जाता है, नाम नहीं बताया गया नरेटर का, बस नरेटर कह के पूरी कहानी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये शायद खुद, अक्सर इसे खुद ऑरवेल ही माना जाता है, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में कही गई है कहानी। बाकी इसकी सेटिंग वगैरह कहाँ रखी गई है? तो इसकी सेटिंग रखी गई है पेरिस में, एंड दूसरी सेटिंग इसकी रखी गई है लंदन में। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, पेरिस और लंदन, और एक छोटा सा सेक्शन है केंट का, यानी कि ये ध्यान रखना, केंट इंग्लैंड का ही एक छोटा सा पार्ट है केंट, वहाँ पे भी इसकी सेटिंग रखी गई है। बाकी हिस्टोरिकल पीरियड से क्या रिलेटेड है? तो ये ध्यान रखना है, हिस्टोरिकल पीरियड तो लेटर 1920s एंड अर्ली 1930s, द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। तो ये जो अगर हिस्टोरिकल देखा जाए तो टाइम कैसा था? 1920 का जो दशक था ना, उसका अंत हो रहा था, और 1930 के दशक की शुरुआत हो रही थी, यानी कि दो वर्ल्ड वार के बीच ये टाइम लिखा गया है। ये जब बुक आई ना, ये जो वर्क लिखा गया है, ये जब दो वर्ल्ड वार के बीच में, यानी कि प्रथम युद्ध हो चुका था, दूसरा युद्ध होने वाला था, उसके बीच में जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, महामंदी की, आर्थिक महामंदी की टाइम चल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट की कहानी, मतलब टाइम चल रहा था उस समय, उसी समय ये लिखी गई है। ठीक है, मेन इसका सब्जेक्ट क्या है? तो मेन सब्जेक्ट ध्यान रखना है, डेली रियलिटी ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड होमलेसनेस। तो ये सब्जेक्ट है, यानी कि इसी पे पूरा आपको ये जो नॉन फिक्शन, ये जो मेमोयर है, ये जो बुक है, ये जो वर्क है, पूरा इसी पे लिखी गई है। एक तो होमलेसनेस, दूसरा एक्सट्रीम पॉवर्टी। इसमें ऑरवेल ने भयानक गरीबी के बारे में बताया है, और दूसरा इन्होंने बताया बेघर होने की। जब कोई इंसान बेघर रहता है, घुमक्कड़ टाइप का बेघर रहता है, जिसके पास घर नहीं है, उसकी रोज़मर्रा की सच्चाई को दिखाया है। ठीक है, बाकी मेजर सोशल कंसर्न इसमें क्या है, सामाजिक मुद्दा क्या है? तो इसमें ये है, इसमें ऑरवेल बताते हैं द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्किंग पुअर एंड द क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ द होमलेस पीपल। अच्छा, होमलेस को क्या कहा गया है? ट्रैम्प्स कहा गया बाय सोसाइटी एंड लॉ। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। इसमें सामाजिक मुद्दा कौन सा दिखाया गया है इस नॉन फिक्शन में, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, डाउन एंड आउट पेरिस एंड लंदन। इसमें सामाजिक मुद्दा गरीब मजदूरों का शोषण और समाज व कानून द्वारा जो बेघर लोग होते हैं उनके साथ किया जाने वाला जो सुलूक है, जो क्रूर व्यवहार है, वो इन्होंने दिखाया इसमें, कि कैसे लोग गरीब मजदूरों का शोषण करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, और समाज में जो बेघर लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, तो उनके साथ ये जो कानून व्यवस्था है, जो गवर्नमेंट है, उनके साथ क्या क्या क्रूर करती है, क्या क्या व्यवहार करती है, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। अब ऑरवेल के करियर से ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ऑरवेल के करियर में ये इंपॉर्टेंस क्यों है? इट वॉज फर्स्ट फुल लेंथ पब्लिश्ड बुक
एंड द फर्स्ट टाइम ही यूज द पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल। ये याद रखना है, ठीक है। ये ऑरवेल की छपने वाली पहली फुल लेंथ बुक थी और इसमें पहली बार इन्होंने जॉर्ज ऑरवेल का नाम यूज़ किया था, पहली बार। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जहाँ पे इन्होंने अपने पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल का सबसे पहले इसी बुक में यूज़ किया था, डाउन एंड आउट वाले में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ध्यान रखना है। अब ये टाइटल क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्होंने आखिर ये जो उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखे, तो इन्होंने ये टाइटल क्यों रखा, डाउन एंड आउट ही क्यों रखा? तो इस टाइटल का मतलब ये हुआ कि इट डिस्क्राइब द एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ द नरेटर। ये टाइटल हमें बताती है ना, टू बी डाउन एंड आउट मीन्स टू हैव नो मनी, नो होम, नो सोशल स्टैंडिंग। तो ये जो टाइटल है ना, ये टाइटल नरेटर का बिल्कुल सही हालात बताता है। डाउन एंड आउट का मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास ना पैसा हो, ना घर हो, समाज में कोई इज्जत ही ना बची हो। समझ में आया ना? तो ये ध्यान रखना है। बाकी ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऑरवेल्स लाइफ बिफोर दी बुक। जब ऑरवेल ने इस बुक को नहीं लिखा था तो उसके पहले ऑरवेल की लाइफ क्या थी। मतलब अब कहने का मतलब ये हुआ, ये जो बुक है इनके डाउन एंड आउट, इनके लिखने का आखिर इनके दिमाग में आया कैसे ये बुक लिखी गई, उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा, तब उन्होंने ये बुक लिखी डाउन एंड आउट वाला। वहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे पूरी तरह से बेस्ड है ये बुक। तो आखिर कहीं ना कहीं इन्होंने एक्सपीरियंस लिया होगा, वही एक्सपीरियंस ने इनको मजबूर किया होगा, या यूँ बोलो इंस्पायर किया होगा इस बुक को लिखने के लिए। तो वो कौन सा एक्सपीरियंस है जिसके तौर पे उन्होंने ये बुक लिख डाली, तो वो एक्सपीरियंस देखते हैं। तो ध्यान रखना, वो एक्सपीरियंस ये था जब ये बर्मा में नौकरी करते थे। बर्मा में ये नौकरी करते थे, है ना। यूनिवर्सिटी नहीं गए थे ये, कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए थे। यूनिवर्सिटी जाने के बजाय इन्होंने बर्मा में नौकरी की। ये इंडियन इंपीरियल पुलिस में शामिल हो गए और 1922 से लेके 1927 तक बर्मा में नौकरी की। ये पहले मैंने बता दिया है आपको, है ना। ये हमने उनके बायोग्राफी में भी पढ़ लिया, हमने उनके 1984 में भी पढ़ लिया ये सारी चीज़ें, और उनके बर्मीज़ डेज में भी पढ़ लिया है। उनके बर्मीज़ डेज पूरी तरह से इसी एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। बर्मा में जब वो नौकरी करते थे तो जो एक्सपीरियंस इन्होंने लिया यहाँ पे, यही एक्सपीरियंस पे बर्मीज़ डेज भी बेस्ड है। फिलहाल ये जो डाउन एंड आउट है, ये इन्होंने कहाँ से लिखा, किस चीज़ से इंस्पायर होके लिखा। तब जब इन्होंने ये बुक नहीं लिखी थी, उसके पहले ये क्या कर रहे थे, उसके पहले ये बर्मा में नौकरी कर रहे थे। इंडियन इंपीरियल पुलिस में शामिल हो गए थे, एक इंग्लिश पुलिस में। और यहाँ पे इन्होंने 1922 से लेकर 1927 तक बर्मा में नौकरी की। हुआ क्या, यहाँ पे इनको कौन सा एक्सपीरियंस मिला, तो बर्मा में जब ये काम कर रहे थे यहाँ पे ना, तो इन्होंने ब्रिटिश जो साम्राज्य था, जो ब्रिटिश एम्पायर था, वहाँ की क्रूर सच्चाई देखी। अब चूँकि ये एक कहीं ना कहीं एक सर्वेंट ही थे, नौकर की तरह काम कर रहे थे। नौकर की तरह मतलब भाई बर्मा में एक पुलिस के तौर पे काम कर रहे थे, तो इनके ऊपर का जो सिर्फ कहीं ना कहीं इनके ऊपर से प्रेशर रहा होगा। तो ब्रिटिश एम्पायर की जो क्रूर सच्चाई है वो इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा। इन्होंने देखा कि ये जो ब्रिटिश साम्राज्य है, ये जो ब्रिटिश एम्पायर है, ये क्या कर रहा है, बर्मा के जितने भी लोकल लोग हैं उन पर जुल्म कर रहा है। और इनको भी करना पड़ता था, चूँकि इन पर प्रेशर था भाई, इनका काम था। तो जो ऊपर से ऑर्डर आएगा इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी मजबूरी है, चाहे इनका मन करे चाहे ना करे, तो इनको भी करना पड़ता था। जब ये वहाँ के लोगों पर जब जुल्म होता था, ये लोग करते थे, इनको भी करना पड़ता था। और जब ये करते थे तो इनके अंदर एक गिल्ट फील होता था, एक पाप का एहसास होता था कि मैं कोई पाप कर रहा हूँ। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, 1927 में इस्तीफ़ा दे दिया, यानी कि ये पुलिस की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि इन्हें इम्पीरियलिज्म से नफरत हो गई। ये जो साम्राज्यवाद था, इन सारी चीज़ों से नफरत हो गई, ये सारी चीज़ें देखकर। फिर इन्होंने क्या किया, यहीं से इन्होंने फिर डिसीजन ले लिया। डिसीजन क्या लिया, एक राइटर बनने का। ठीक है, एकदम कहानी की तरह समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। राइटर बनने का फिर उन्होंने फैसला किया। वहाँ 1927 में इन्होंने बर्मा से जो भी नौकरी इंपीरियल पुलिस में कर रहे थे वो नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उनको पसंद नहीं था जुल्म करना, और वहाँ पे अगर ये रहते तो जुल्म करना पड़ता, इसलिए उन्होंने ये नौकरी ये छोड़ दी। फिर ये इन्होंने राइटर सोचा कि इन्होंने राइटर बनने का फैसला किया। इन्होंने ये तय किया कि ये सबसे गरीब लोगों के बीच रहेंगे ताकि उनकी ज़िंदगी को समझ सके और इनके अंदर जो गिल्ट था उसको धो सके। फिर इन्होंने एक पूरी तरह से इन्होंने किया कि मैं अब जाऊंगा, मैं सबसे गरीब लोगों के बीच रहूंगा, उनकी ज़िंदगी को समझूंगा,
और उन जो मेरे अंदर जो गिल्ट है, जो मैंने किया, प्रेशर में आके ही किया, वो सारे गिल्ट को धोऊंगा। फिर इन्होंने यही फैसला कर लिया। फिर क्या था, इनका चालू हो गया ये खुद से पीरियड्स ऑफ पॉवर्टी। ये खुद जानबूझकर ही डेलिबरेटली वेंट इनटू द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ लंदन ड्रेस्ड इन ओल्ड क्लॉथ्स। अभी इन्होंने क्या किया, ये जानबूझकर फटे पुराने कपड़े पहनकर लंदन के सबसे गरीब इलाके में गए, क्योंकि इन्हें देखना था, इन्हें गरीब लोगों के बीच में रहना था, उनकी ज़िंदगी को समझना था। ऐसा करके इनको लगता था कि जो मेरे अंदर गिल्ट है शायद मैं धो सकूं। तो ये जानबूझकर फटे पुराने कपड़े पहन लिए, है ना, और लंदन के सबसे जो गरीब इलाका है लंदन का, वहाँ पे ये चले गए। ठीक है। बाद में लेटर ही मूव टू पेरिस इन 1928 राइट वेयर ही इवेंचुअली रैन अबाउट मनी। फिर क्या था, उस लंदन में सबसे पुराने गरीब इलाके में चले गए। बाद में ये 1928 में ये लिखने के लिए पेरिस चले गए, जहाँ धीरे धीरे इनके सारे पैसे ख़त्म हो गए। तो ये सोचे कि मुझे राइटर बनना है, तो फिर ये पेरिस चले गए 1928 में। और जब वहाँ पहुँचे तो धीरे धीरे इनके जो सारे पैसे थे वो ख़त्म हो गए। फिर क्या था, पेरिस एंड लंदन का एक्सपीरियंस। हिज रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाज स्टार्विंग इन पेरिस। पेरिस में जब ये पेरिस में थे, इनके पैसे ख़त्म हो गए, तो पेरिस में भूखा रहना पड़ा। गंदे रेस्टोरेंट की रसोइयों में काम तक करना पड़ा। जो डर्टी रेस्टोरेंट किचन है वहाँ पे इनको प्लॉन्जर के रूप में काम करना पड़ा, है ना। ठीक है। प्लॉन्जर मतलब बर्तन धोने वाला तक बन गए थे ये। तो वहाँ पे इन्होंने काम किया। और स्लीपिंग इन लंदन होमलेस शेल्टर्स, मतलब लंदन का जो बेघर शेल्टर है उसमें ये सोएं। प्रोवाइडेड द रॉ मटेरियल फॉर हिज दिस बुक। फिर क्या था, पेरिस में भूखे रहे, गंदे रेस्टोरेंट की रसोइयों में काम किया और लंदन के बेघर शेल्टरों में सोएं। ये सब करके इन्हें असली अनुभव, यही जो रियल एक्सपीरियंस ने ही इस बुक की कहानी को जन्म दिया। समझ में आया, ये सारे रियल एक्सपीरियंस इनका खुद का था। तब जाके इन्होंने इस बुक को लिखा, डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन। समझ में आया। तो डाउन एंड आउट पेरिस इन लंदन, इसमें इन्होंने बस यही सब बताया कि पेरिस में ये थे, तो पेरिस में इनके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ गरीबी का, इन्होंने गरीबी कैसे झेली, गरीबी में जो अनुभव लिया, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई इस बुक में। फिर ये लंदन गए, तो लंदन में इन्होंने जो शेल्टर यानी कि होमलेस हो गए थे, बेघर हो गए थे, इनके पास घर नहीं था, पैसे नहीं थे, तो फिर इन्होंने कैसे कैसे अपने आप को वहाँ पे रखा, क्या क्या एक्सपीरियंस लिया, वो चीज़ें इन्होंने, यही पेरिस का अनुभव और लंदन का अनुभव, ये दोनों अनुभव उन्होंने इस बुक में डाल दिया। समझ में आया। तो ये चीज़ें थी। बाकी ऑरवेल एक्सपीरियंस ऑफ पॉवर्टी। ऑरवेल ने जानबूझकर क्या किया था, ऑरवेल ने जानबूझकर गरीबों के बीच ज़िंदगी बिताई। उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, ऐसा थोड़ी ना कि वो गरीब थे, नहीं, जानबूझकर उन्होंने गरीबों के बीच ज़िंदगी बिताई। वो देखना चाहते थे कि गरीबी, बेरोजगारी, बेघर होना असल में कैसा होता है ना। हम लोग तो दूर दूर देखते हैं, लेकिन जब जो उसमें सहता है, जो गरीबी में सहता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, जो होमलेसनेस रहता है, वो उसकी रियलिटी को जानता है, दूसरा नहीं समझ पाएगा। तो जब आप उस स्तर पर जाओगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इन्होंने दूसरे का अनुभव नहीं लिया, इन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया वहाँ जाके। इन्होंने जानबूझकर गरीबों के बीच की ज़िंदगी बिताई, ताकि ये देखना चाहते थे कि गरीबी, बेरोजगारी, बेघर होना असल में कैसा होता है। ठीक है। इन्होंने जानबूझकर कैजुअल लेबर का काम किया, है ना। कैजुअल लेबर मतलब टेम्प्रोरी अनरिलायबल जो वर्क होते हैं। इन्होंने जानबूझकर ट्रैम्पिंग का काम किया। ट्रैम्पिंग मतलब वॉकिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सीकिंग शेल्टर, है ना, यानी कि आश्रय की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पैदल भटकना, ये भी ये काम किए थे। सस्ते लॉजिंग हाउस में सोने का अनुभव था इनके पास, मतलब सस्ते लॉजिंग हाउस में भी सोया इन्होंने सीखा कि भयानक जो फिज़िकल, जब बहुत ज़्यादा शरीर थका होता है और बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, आपका शरीर बहुत ज़्यादा थका होता है और बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, उसके बाद भी सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलता, सोने के लिए घर नहीं मिलता, सोने के लिए आश्रय नहीं मिलता, अब भूख बहुत ज़ोर से लगी हो, खाना नहीं मिलता, उस दोनों के बीच में आपको करना क्या है, सहना है। शरीर बहुत थका हो, भूख बहुत तेज लगी हो, उसके बावजूद आपको सहना है। वो एक्सपीरियंस इन्होंने लिया। उन्होंने लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी को सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि शरीर के दर्द के रूप में महसूस किया।
है ना। ये सारी चीज़ें, ऑरवेल ने गंदे कपड़े पहने, घर ना होने से जुड़े जो भी सामाजिक बदनामी है, इज्जत छीन जाने का भी अनुभव किया कि घर नहीं है, गंदे कपड़े पहनो, गंदे कपड़े पहना और घर नहीं है तो सामाजिक कलंक भी लगता है, बदनामी भी होती है, इज्जत भी आपकी छिन जाती है, कोई आपको पहचानता नहीं है। ये सारे इन्होंने एक्सपीरियंस लिए। इन्हें एहसास हुआ कि जो कंफर्टेबल सोसाइटी है, आराम से जीने वाला समाज गरीबों के साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार करता है। इन्होंने ये एहसास किया। ठीक है, तो ऑरवेल का पर्पस क्या था? ऑरवेल का मकसद ये था कि इन सारी कठोर सच्चाइयों को मिडिल क्लास के सामने लाना। और इन्होंने यहाँ पे बताया भी, इन्होंने गरीबी को बढ़ा चढ़ाकर ये बहुत अच्छा रोमांटिसाइज नहीं किया है, बल्कि इसे बहुत ही बदसूरत, अपमानजनक और डिस्ट्रक्टिव बताया है कि गरीबी वाकई में बड़ी बदसूरत है, बड़ी अपमानजनक है, बड़ी विनाशकारी होती है। समाज के सामने ये सारी चीज़ें इन्होंने एक्सपोज की। समझ में आया? तो यही सारी चीज़ें इन्होंने जो इन्होंने पेरिस और लंदन में जो एक्सपीरियंस लिया, वो सारा कुछ अपने इस बुक में डाल दिया। ये छोटी सी समरी है, कंटेंट समरी, छोटी सी समरी है, लेकिन हम इसको स्किप करते हैं। यहाँ से देखते हैं कि पेरिस में इनका ये पेरिस सेक्शन है और फिर लंदन सेक्शन है। ये जो बुक है ना, ये 2 सेक्शन में बटी हुई है बच्चे। द बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन हॉल्स। तो ध्यान रखना है, ये जो बुक है, ये जो नॉन फिक्शन है, ये 2 मेन हिस्सों में बटी है। एक तो पेरिस एंड दूसरा लंदन। तो सबसे पहले पेरिस के अनुभव को हम देखेंगे कि इनका पर्सनल जो पेरिस का अनुभव था, जब ये पेरिस में थे, गरीबी में रह रहे थे, तो क्या क्या इन्होंने झेला, वो चीज़ देखेंगे। देन उसके बाद लंदन ये गए, तो लंदन में जो इन्होंने होमलेसनेस थे, तब फिर वहाँ पे इन्होंने क्या क्या झेला जब बेघर थे, एक ट्रैम्प्स की ज़िंदगी जी रहे थे, तब इन्होंने क्या क्या झेला वो फिर देखेंगे। ठीक है, ये पूरा मतलब पेरिस और लंदन मिला के ये पूरा एक छोटी सी समरी है यहाँ पे। फिलहाल हम इसको पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, जिससे सबसे पहले हम देखेंगे पेरिस के बारे में। ठीक है, देखिए नरेटर जो है, देखिए नरेटर करके ही है क्योंकि नरेटर का कोई नाम नहीं दिया, नरेटर ऑरवेल ही है। द नरेटर लिव्स इन द रू डू कॉप डी और इन पेरिस, अ नॉइजी स्ट्रीट फुल ऑफ पुअर वर्कर्स एंड एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स। तो ध्यान रखना है, कहानी शुरू होती है पेरिस के गंदे होटल से शुरू होती है, और उस होटल का नाम क्या रहता है, मतलब अगर हम बात करेंगे, ये एक ना रू डू, ठीक है, रू डू कॉक डी ओर, ये पेरिस में एक जगह है। तो नरेटर पेरिस में रू डी कॉक डी ओर में रहता है। ये कौन सा एरिया है? जो गरीब मजदूर और अजीबो गरीब लोगों से भरी एक शोरगुल वाली सड़क है, यानी कि एक स्लम एरिया है। नरेटर कहाँ रहता है? एक स्लम एरिया में, एक गंदी बस्ती में रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो कहानी शुरू होती है ऐसे ही, कहाँ से? रू डू कॉक डी ओर, पेरिस में ये नरेटर रहता है, जो गरीब मजदूर और अजीबो गरीब लोगों से भरी एक शोरगुल वाली सड़क है। फिर क्या होता है? नरेटर, एक इटालियन थीव्स स्टील्स हिज मनी, ही इज लेफ्ट विद ओनली 47 फ्रैंक्स। एक इटालियन चोर रहता है जो नरेटर के पैसे चुरा लेता है, और इसके पास सिर्फ बचते कितने हैं? 47 फ्रैंक बचते हैं। फ्रैंक मतलब पैसे। ठीक है, फिर क्या होता है? अभी इसके पास सारे पैसे चुरा लिया वो इटालियन थीव। फिर होता क्या है? हंगर एंड पावर्टी, ही लर्न्स द सीक्रेट रूटीन्स ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी, ही पॉन्स हिज क्लॉथेस, ही एक्सपीरियंसेस डेज ऑफ ईटिंग नथिंग बट ड्राई ब्रेड। इसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर क्या? ये भयंकर गरीबी के छुपे हुए तरीके सीखता है कि अब तो पैसे नहीं है, अब क्या होगा, कैसे कैसे मुझे मैनेज करना होगा। तो ये क्या करता है? अपने कपड़े को ही गिरवी रख देता है। पॉन मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। ठीक है, गिरवी रख देता है, और ऐसे कई दिन बिताता है। वो सूखी रोटी खाता है, सूखा ब्रेड, उसके अलावा वो कुछ खाता ही नहीं, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं, नरेटर के पास पैसे ही नहीं है पेरिस में। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर ये वर्क की तलाश में जाता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा, पैसे भी नहीं हैं, कब तक मैं अपने कपड़े गिरवी रखूँगा, एंड मैं कब तक रोटी पर गुजारा करूँगा, कब तक सिर्फ ब्रेड पर गुजारा करूँगा, मुझे काम तो ढूंढना ही पड़ेगा यहाँ पेरिस में। फिर क्या होता है? ही सर्चेस फॉर हिज फ्रेंड बोरिस, a former Russian soldier who is now also starving. Together they walk miles looking for job.
फिर ये अपने एक दोस्त को ढूंढता है नरेटर। इसके दोस्त का नाम क्या रहता है? बोरिस। कैरेक्टर याद रखना, ज़्यादा कैरेक्टर है नहीं इसमें, 2-3 कैरेक्टर है, वो नीचे मैंने एक सीक्वेंस से दे दिया है, वो बाद में आप लोग पढ़ लीजिए। अभी पहले कहानी हम समझ लेते हैं। नीचे कैरेक्टर दे दिया है, वो ईजी हो जाएगा क्योंकि 2 ही 4 कैरेक्टर हैं, ज़्यादा है नहीं। तो नरेटर जो है ना फिर अपने दोस्त को ढूंढता है क्योंकि इसके पास अब खाने के पैसे नहीं है, तो सोच रहा है कि अब मुझे काम की तलाश है। तो काम की तलाश से ये सोचता है कहाँ मैं काम पाऊँ, तो ये अपने दोस्त को याद करता है। इसका दोस्त रहता है बोरिस। ये बोरिस जो है ना एक फॉर्मर रशियन सोल्जर हुआ करता था कभी, लेकिन अब ये भी भूख से मर रहा है। इसके पास भी ना नौकरी है ना पैसे हैं, ये भी भूखा मर रहा है। तो ये दोनों नरेटर और बोरिस दोनों एक साथ मिलकर नौकरी की तलाश में मीलों पैदल चलते हैं। मतलब ये लोग नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं और ढूंढते ढूंढते मीलों पैदल चलते हैं। फिर क्या होता है? रेस्टोरेंट वर्क एट होटल एक्स। बोरिस गेट्स द डेम जॉब एट अ वेरी एक्सपेंसिव होटल। द नरेटर इज प्लॉन्जर। फिर क्या होता है? इन्हें ढूंढते ढूंढते एक रेस्टोरेंट मिलता है, ठीक है, एक होटल मिलता है। तो वहाँ पे बोरिस जो है जॉब लगवा देता है। बोरिस क्या करता है? इन्हें एक महंगे होटल में काम दिला देता है नरेटर को, ठीक है। अच्छा, इस होटल को एड्रेस किस नाम से किया गया? एक चीज़ और ध्यान रखना, एक्स नाम से एड्रेस किया जाता है इस होटल को इस बुक में, ठीक है। इस वर्क में जो होटल का जो नाम है वो एक्स करके एड्रेस किया जाता है, तो ये ध्यान रखना। तो बोरिस क्या करता है? ये इसी महंगे होटल में काम दिला देता है। तो नरेटर को कौन सा काम मिलता है? नरेटर को प्लॉन्जर मतलब क्या होता है? बर्तन धोने वाला। इसको ना जो जहाँ पे किचन होता है ना, किचन में यानी कि होटल का जो किचन होता है वहाँ पे बर्तन धोने वाले का काम मिल जाता है नरेटर को। वाला फिर क्या होता है? काम तो मिल गया नरेटर को। फिर वर्किंग कंडीशन। अब जब ये यहाँ पे होटल में काम कर रहा है, महंगा होटल है, लेकिन ये इसका काम क्या है? बर्तन धोना। फिर कैसे कैसे ये काम करता है? ही वर्क्स डीप अंडरग्राउंड इन ट्रिबल हीट। ही वर्क्स अप टू 14 आवर्स अ डे। द फूड ही इज़ अलाउड टू ईट इज़ पुअर। अब आप जानते हो ना होटल के कैसे, जहाँ रसोईया होती है होटल का, आप ढाबे में चले जाओगे, जब महंगे होटल में जाओगे, अब महंगा होटल आप ऊपर से देख रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन उनका जो किचन होता है जहाँ पे खाना, जहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे एकदम धुआं बहुत गर्म सा रहता है ना, बहुत गरम रहेगा जो किचन रहेगा। और वहाँ पे समझ लो कि वो उतना अच्छा नहीं रहता जैसा होटल हमको देखने को मिलता है, जहाँ बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते ये खाना कैसे बना के कोई लेके आया होगा, कितना पसीने में डूबा रहा होगा, कैसे कैसे वो बना रहा होगा। ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आती, बस हम तो होटल में बैठ के खाते हैं। लेकिन कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, वो कैसे बना के दे रहा है ना, वो सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बताया है एक्सपीरियंस करके। तो यहाँ पे जब इनको प्लॉन्जर का काम मिल गया, फिर होता क्या है? भयानक गर्मी, जो किचन, जहाँ किचन रहता है रसोईया, वहीं पे बर्तन धोने वाला भी रहता है। तो भयानक गर्मी में ज़मीन के बहुत नीचे अंडरग्राउंड काम करता है नरेटर। वो दिन में 14 घंटे तक काम करता है। उसे खाने के लिए जो खाना मिलता है वो घटिया खाना रहता है, यानी कि प्लॉन्जर को जो खाना मिलता है वो सबसे घटिया खाना रहता है। तो नरेटर प्लॉन्जर का ही काम कर रहा था, तो 14 घंटे तक काम करता है, और जो खाना भी मिलता है तो भी घटिया खाना। फिर क्या होता है? दी ऑर्बेज डी जेहान कोटेड, है ना, कोटार्ड, ऑर्बेज डी जेहान कोटार्ड। द नरेटर एंड द बोरिस मूव टू न्यूली ओपन रेस्टोरेंट। फिर ये लोग क्या होते हैं? इट इज़ अ कम्प्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड, फिल्दी, बैडली मैनेज्ड। नरेटर वर्क्स इनक्रेडिबली लॉन्ग आवर्स वॉशिंग 1000 ऑफ डिशेस। फिर क्या होता है? ये लोग वो रेस्टोरेंट को छोड़ देते हैं, ये वाले रेस्टोरेंट में जहाँ पे इनको प्लॉन्जर का काम मिलता है। फिर ये लोग चले आते हैं एक नए रेस्टोरेंट का क्या नाम रहता है? ये नाम याद रखना। जो नया रेस्टोरेंट रहता है ऑर्बेज डी जेहान कोटार्ड, ये नया रेस्टोरेंट रहता है। तो नरेटर और बोरिस एक नए खुले रेस्टोरेंट में काम करने चले आते हैं। और ये रेस्टोरेंट कैसा होता है? पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज होता है, अव्यवस्थित होता है, गंदा होता है। यहाँ की जो मैनेजमेंट होती है बहुत ख़राब मैनेजमेंट वाला होता है ये जो रेस्टोरेंट होता है। तो नरेटर यहाँ पे काम करता है। नरेटर बहुत लंबे समय तक काम करता रहता है, और यहाँ पे भी ये प्लॉन्जर का ही काम कर रहा होता है, प्लॉन्जर का ही काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे लंबे घंटों काम करता है, रोज़ हज़ारों बर्तन धोता है नरेटर। फिर क्या होता है? रियलिटीज़ ऑफ वर्किंग लाइफ। फिर यहाँ पे द नरेटर रियलाइज दैट अ प्लॉन्जर हैज़ नो टाइम टू थिंक। ही मूव्स फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट विच ब्रिंग्स टू पेन ऑफ हंगर टू एम्प्लॉयमेंट विच ब्रिंग द पेन ऑफ एग्जॉस्शन। फिर यहीं पे नरेटर को एहसास होता है कि ये जो प्लॉन्जर है, ये जो बर्तन धोने वाले हैं,
प्लॉन्जर के पास सोचने का टाइम ही नहीं होता है, वो बेरोजगारी से और रोजगार के बीच में फंसा रहता है। ठीक है, बेरोजगारी से रोजगार के बीच में फंसा रहता है ना। बेरोजगारी जो उसे भूख का दर्द लाती है, और रोजगार जो अगर वो काम कर रहा है तो इतना ज़्यादा थक जाएगा कि शरीर की थकावट का दर्द लाता है। इन दोनों के बीच में ये प्लॉन्जर फंसा हुआ है। अब नरेटर खुद प्लॉन्जर का काम कर रहा था तो उसे पता था। अब यहाँ पे ऑरवेल साहब ने प्लॉन्जर को अलग से डिफाइन किया, ये प्लॉन्जर होता क्या है, प्लॉन्जर की ज़िंदगी कैसी होती है। एकदम चिट्ठा खोल के रख दिया इन्होंने। रेस्टोरेंट के जो महंगे महंगे रेस्टोरेंट होते हैं, जो होटल होते हैं, उनका भी चिट्ठा खोला है इन्होंने। एकदम रियल चीज़ें बताई हैं और सही चीज़ें बताई हैं। आप खुद देखिएगा ये सारी चीज़ें सही हैं। तो प्लॉन्जर को यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन किया है अलग से कि प्लॉन्जर एक्चुअली बर्तन धोने वाला होता क्या है, इसकी क्या वैल्यू है समाज में या होटल में, है ना। तो अ प्लॉन्जर इज़ अ डिश वॉशर एंड जनरल किचन सर्वेंट इन अ फ्रेंच रेस्टोरेंट। प्लॉन्जर जो है ना वो फ्रेंच रेस्टोरेंट में बर्तन धोने वाला रसोई का सबसे आम नौकर होता है प्लॉन्जर। इसकी जॉब क्या होती है प्लॉन्जर की, यानी कि नेचर ऑफ द जॉब, इसका जॉब कैसा होता है। तो इट इज़ द लोवेस्ट जॉब इन द रेस्टोरेंट। अगर कोई प्लॉन्जर है तो ये रेस्टोरेंट में सबसे निचले दर्जे की जॉब होती है, प्लॉन्जर जो जॉब होती है। और यही नरेटर करता था, यानी कि ऑरवेल साहब ने भी किया था। ड्यूटीज़ क्या थी, इसकी ड्यूटी क्या रहती है, तो इसकी ड्यूटी रहती है वॉशिंग डिशेस, स्क्रबिंग फ्लोर्स, कैरिंग कोल एंड प्रिपेयरिंग बेसिक वेजिटेबल्स। यानी कि बर्तन धोना, फर्श रगड़ने का काम, कोयला ढोना, बुनियादी जो सब्जियां हैं उसको काटना। वर्किंग आवर्स, फिजिकल कंडीशन, यानी कि ये कितने घंटे काम, इनका कितने घंटे तक काम रहता है। तो दे वर्क 10 to 15 आवर्स अ डे इन अ स्मॉल अनवेंटिलेटेड बॉइलिंग हॉट अंडरग्राउंड किचन। ऐसा नहीं है कि 8-10 घंटे काम कर रहा है तो कोई एसी में बैठ के काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। इनका काम तो 10-15 घंटे का काम है। ये दिन में 10 से 15 घंटे छोटे बिना हवा वाले उबलते हुए गर्म ज़मीन के नीचे बनी हुई जो रसोइयाँ उसमें काम करते हैं। 10-15 घंटा काम समझ में आता है, चलो कर लिया, लेकिन अच्छे में मस्त एसी में बैठ के काम कर रहा है तो नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये जो प्लॉन्जर होते हैं ये इनका तो 10-15 घंटा काम होता भी है, लेकिन कहाँ पे ये लोग इनकी जगह कहाँ होती है काम करने की, जहाँ ऐसा कमरा जहाँ हवा नहीं आती और वो कमरा पूरा उबलता हुआ गर्म, है ना। आप ढाबे का किचन देख लोगे, पूरा उबलता हुआ गर्म, वहाँ से पसीने से लथपथ लोग रहते हैं। तो चाहे होटल का ही देख लो, तो एक ऐसा कमरा जहाँ पे हवा नहीं है और उबलता हुआ गर्म और ज़मीन के नीचे बनी रसोइयों में लोग काम करते हैं 10-10 घंटा, 15-15 घंटा। ये प्लॉन्जर। वेजेस एंड फूड इनकी, अच्छा इनको सैलरी कितनी मिलती है। वेजेस आर बेयरली एनफ टू सर्वाइव, दे ईट द लेफ्ट ओवर लो क्वालिटी फूड। इनके खाना क्या होता है, इनको खाना मिलता है कि नहीं, और इनकी वेजेस क्या होती है, इनकी मजदूरी क्या होती है। तो मजदूरी ज़िंदा रहने के लिए मुश्किल से काफ़ी होती है, मतलब बहुत कम होती है मजदूरी। और इनको खाना क्या मिलता है, तो जो बचा हुआ खाना रहेगा, जो ख़राब क्वालिटी का खाना ये खाते हैं। इनकी सोशल पोजीशन क्या है, समाज में इनकी स्थिति क्या है। तो दे आर ट्रीटेड एज द लोवेस्ट ऑफ द लो बाय एम्प्लॉयर्स, कुक्स, वेटर्स। तो समाज में इनको किस नज़र से देखा जाता है प्लॉन्जर को। तो समाज में अगर इनको देखा जाए तो जो मालिक होते हैं, जो कुक्स होते हैं, जो वेटर होते हैं, उनके साथ सबसे नीच इंसान जैसा व्यवहार करते हैं। यानी कि इनके साथ ना जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो कुक्स होते हैं, जो वेटर्स तक होते हैं, इनके साथ सबसे नीच जैसा व्यवहार करते हैं। समझ में, इन सभी से नीचे है ये प्लॉन्जर। फिर ऑरवेल यूजेस द प्लॉन्जर टू एक्सपोज सोशल इनइक्वालिटी। ऑरवेल ने प्लॉन्जर वर्ड का यूज़ क्यों किया। ऑरवेल ने प्लॉन्जर का यूज़ जो सोशल इनइक्वालिटी है उसको रिवील करने के लिए करते हैं कि प्लॉन्जर जो होते हैं, जो रसोइया का जो बर्तन धुलने वाला होता है, बड़े बड़े होटल्स हो गए, चाहे ढाबा हो गया, कहीं पे जो वो बर्तन धुलने वाले होते हैं उनकी एक्चुअल ज़िंदगी क्या होती है, ये ऑरवेल ने एकदम रियलिटी दिखाया है उन्होंने। ही आर्ग्यूड दैट द प्लॉन्जर इज़ इफेक्टिवली अ मॉडर्न स्लेव। इन्होंने यहाँ पे तर्क दिया कि जो प्लॉन्जर है वो असल में एक मॉडर्न स्लेव हैं, आधुनिक गुलाम है।
द रिच कस्टमर्स अप स्टेयर्स हैव नो आइडिया दैट दियर लग्जरी इज बिल्ट ऑन द स्वेट एंड डर्ट ऑफ द हिडन वर्कर्स बिलो। होटल में आप देखोगे जो ऊपर बैठे जो अमीर ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनके ऐशो आराम की ज़िंदगी के नीचे छुपे हुए मज़दूर के पसीने गंदगी पर टिकी हुई है ना। जो होटल में बैठे रहते हैं खाना के लिए, मार अच्छे से जो ग्राहक होते हैं, उनको नहीं पता कि खाना कैसे बना के आ रहा है ना। मज़दूर के पसीने से गंदगी पर टिकी होती है, वो लोग कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई है। तो पेरिस का हमने पढ़ा, पेरिस का इनका क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या इन्होंने एक्सपीरियंस लिया, प्लॉन्जूर तक का काम किया। फिर आगे इन्होंने प्लॉन्जूर को अलग से एक्सप्लेन भी किया कि प्लॉन्जूर क्या होता है। प्लॉन्जूर को पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे देखेंगे रेस्टोरेंट वर्ल्ड कैसा होता है। आगे इन्होंने फिर से ये जो रेस्टोरेंट वाली दुनिया है ये कैसी होती है, इन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया है। तो ऑरवेल डिस्क्राइब द हिडन वर्ल्ड बिहाइंड द डाइनिंग रूम डोर। ऑरवेल ने यहाँ पे डाइनिंग रूम के दरवाज़ों के पीछे की छिपी हुई दुनिया का सच बताते हैं। यानी कि जो होटल की दुनिया है उसके पीछे की, जैसे हम लोग के सामने वेटर कितने अच्छे से एकदम पूरा कैसे हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, है ना, बहुत डिसिप्लिन आ जाती है वेटर के अंदर। लेकिन वो एक्चुअल में जब वो जहाँ रसोई में रहते हैं, जहाँ किचन में रहते हैं, तो वो किस टाइप के रहते हैं, उनके पीछे, है ना, जो डाइनिंग रूम है दरवाजे के पीछे छुपी कैसी दुनिया है उसको रिवील कर रहे हैं। जो वाकई में एक रेस्टोरेंट की जो दुनिया है वो कैसी होती है, ग्राहक के सामने नहीं, ग्राहक के पीछे, कस्टमर के पीछे। तो सबसे पहले इन्होंने हायरार्की बताया है, यानी कि ऊंच नीच। हायरार्की मतलब जो पद क्रम होते हैं, ऊंच नीच। देयर इज अ स्ट्रिक्ट क्लास सिस्टम, वहाँ एक सख्त क्लास सिस्टम है। रेस्टोरेंट दुनिया में आप देखोगे वहाँ एक स्ट्रिक्ट क्लास सिस्टम चलता है। यानी कि द मैनेजर इज़ द एट द टॉप, सबसे ऊपर कौन रहेगा, मैनेजर रहता है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे देखोगे सबसे ऊपर कौन रहेगा, क्लास सिस्टम चलता है, सबसे ऊपर कौन रहेगा, मैनेजर। मैनेजर सबसे ऊपर है, उसके नीचे कौन आएगा, हेड वेटर आता है। फिर देन उसके नीचे कुक्स आते हैं, रसोइया, जो बहुत ही प्राउड ऑफन एग्रेसिव होते हैं, जो बहुत घमंडी अक्सर गुस्सैल होते हैं, रसोइया। देन उसके बाद कौन आएगा, देन द ऑर्डिनरी वेटर्स आते हैं, है ना, ऐसे वेटर जो टिप्स पर जीते हैं। फिर सबसे नीचे एंड एट द वेरी बॉटम आर द प्लॉन्जूर्स, सबसे नीचे कौन आता है, प्लॉन्जूर होते हैं। तो ये पूरा हायरार्की मैंने बताया आपको, एक होटल का ये भी एक रूल है। उसके बाद क्या होता है, डर्ट एंड हीट, गंदगी एंड गर्मी। फिर ऑरवेल आगे बताते हैं, ऑरवेल रिवील्स दैट लग्जरी रेस्टोरेंट्स आर एक्चुअली फिल्दी बिहाइंड द सीन्स। इन्होंने आगे बताया, ऑरवेल बताते हैं कि जो महंगे रेस्टोरेंट होते हैं वो असल में पीछे से बहुत गंदे होते हैं। बस आपको ऊपर से दिखाया जाता है बहुत साफ़, जहाँ कस्टमर रहेंगे वहाँ पे बहुत साफ़ दिखाया जाएगा, लेकिन उसके पीछे जाओगे जहाँ कस्टमर का आना जाना तक नहीं होता, आप देखोगे वो बहुत गंदा होता है। इन्होंने वो चीज़ें दिखाई हैं। फिर कहते हैं फूड इज़ ड्रॉप्ड हैंडल विद डर्टी फिंगर्स एंड सर्व टू वेल्दी कस्टमर्स। आगे फिर ये कहते हैं कि खाना ज़मीन पर गिर जाता है, गंदी उंगलियों से उठाया जाता है और फिर अमीर ग्राहकों के पास को परोसा जाता है। आप नहीं जानते कि कैसा खाना वो लेके आपके सामने लाके सर्व करते हैं, जल्दी 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 जल्दी। इवन खाना गिर भी जाएगा तो हाथ से उठा के फिर आपके प्लेट में रख दिया जाएगा, फिर ला के और जब आपके सामने लाया जाएगा तो बहुत ही अच्छे से सजा के लाया जाता है। लेकिन ये नहीं सकता कि पीछे से कैसे लाया गया, वो पीछे वाली दुनिया को इन्होंने रिवील किया है, क्योंकि इन्होंने खुद, ऐसा नहीं है कि किसी और की बातें कही बातें इन्होंने बताई है, इन्होंने खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस लिया, ये सब चीज़ें इन्होंने देखी हैं, वही चीज़ ये बता रहे हैं, सारी चीज़ रिवील कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं इनकी भाषा और डिसिप्लिन कैसी होती है। तो रसोई में किचन इज़ फिल्ड विद द स्वेरिंग, साउटिंग, कॉन्स्टेंट रशिंग। आप देखोगे कि रसोई जब रहती है, मतलब होटल का जो रसोई होता है वहाँ पे देखोगे कि किचन में ये लोग जो रहते हैं गालियाँ देंगे, चिल्लाएंगे, लगातार जल्दीबाजी का माहौल रहता है। However, as soon as the waiter steps through the door into the dining room, he instantly becomes polite and clean. और जैसे ही एक वेटर डाइनिंग रूम के दरवाजे से गुजरता है वो तुरंत विनम्र हो जाता है, एकदम साफ़ सुथरा बन जाता है। लेकिन डाइनिंग रूम के पीछे रसोई में कैसे रहते हैं, गालियाँ चलती हैं, चिल्लाते हैं, लगातार जल्दबाजी का माहौल रहता है। ये सब चीज़ें इन्होंने बताई। क्लास रिलेशन इन्होंने बताया, यानी कि रेस्टोरेंट इज़ मिनिएचर मॉडल ऑफ वाइडर कैपिटलिस्ट सोसाइटी। रेस्टोरेंट एक बड़े कैपिटलिस्ट समाज का छोटा मॉडल है, यानी कि रिच कस्टमर्स एक्सप्लॉइट द मैनेजमेंट,
यानी कि जो अमीर कस्टमर होते हैं वो मैनेजमेंट का फ़ायदा उठाते हैं, और मैनेजमेंट किसका फ़ायदा उठाते हैं? मैनेजमेंट वेटर्स का फ़ायदा उठाते हैं, और एवरीवन और हर कोई किसका फ़ायदा उठाता है? हर कोई प्लॉन्जर्स का, प्लॉन्जर इसका फ़ायदा उठाता है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने पूरा खोल के रख दिया। आप अभी भी समझ लो सारी चीज़ें, क्या ये ऐसी होती नहीं है? आपको पता नहीं है, भले ही आपने एक्सपीरियंस ना लिया हो, लेकिन हमको पता है ना ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना। इसीलिए तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा होटल होगा, यहाँ चलेंगे तो यहाँ बड़ी सफाई है, गंदगी नहीं है। ढाबे में आज भी लोग नहीं खाना खाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं वहाँ पे नीट एंड क्लीन का कुछ है ही नहीं है, कुछ साफ़ सफाई नहीं है, लेकिन हर जगह की कहानी है ये। महंगे से महंगे रेस्टोरेंट के बारे में इन्होंने बात किया पेरिस के। अब बात करेंगे लंदन सेक्शन का। लंदन सेक्शन का क्या इनका था, कौन सा एक्सपीरियंस था लंदन सेक्शन में? अभी तक ये पेरिस में थे, पेरिस में प्लॉन्जर का काम कर रहे थे। तो पेरिस में जब ये प्लॉन्जर का काम कर रहे थे तो इनका एक दोस्त था, उस दोस्त ने इनको कहा कि तू लंदन आ जा, और लंदन तेरे लिए एक नौकरी है। तो ये कहता है कि कौन सी नौकरी है? तो ये मतलब ये कहते हैं, नरेटर कहता है कौन सी नौकरी है? तो वो इनका जो दोस्त है वो कहता है कि तू आ जा यहाँ पे, तेरे लिए नौकरी है कि एक विकलांग आदमी का देखभाल करना है, तेरे लिए ये नौकरी है। तब ये नरेटर क्या करता है, पेरिस का जो जॉब रहता है प्लॉन्जर का, वो जॉब वो रेस्टोरेंट का जो जॉब करता है, वो जॉब वो छोड़कर लंदन आ जाता है अपने दोस्त के बुलाने पर। लंदन पहुँच गया। तो नरेटर अब पहुँच गया है लंदन, एक्सपेक्टिंग अ जॉब बट फाइंड्स ही मस्ट वेट अ मंथ। जब ये नरेटर लंदन पहुँचता है इस उम्मीद से, नौकरी की उम्मीद से लंदन पहुँचता है, लेकिन जब लंदन पहुँचता है उसे पता चलता है इसका जो मालिक है, यानी कि उसका जो मालिक है वो कहीं बाहर चला गया है। अब उसे 1 महीना तक इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि अब लंदन में उसके पास कोई जॉब वॉब नहीं है, जॉब 1 महीने बाद लगेगी। अब वो 1 महीना कैसे रहेगा? नरेटर लंदन में 1 महीना कैसे रहेगा, कैसे अपने आप को गुजारा करेगा? पैसा भी नहीं है तो कैसे गुजारा करेगा? तो आइए देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड ट्रैम्पिंग। यहाँ पे क्या हुआ, विद ऑलमोस्ट, अब ये लंदन में आ गए हैं, विद ऑलमोस्ट नो मनी ही पुट्स एन ओल्ड क्लॉथ्स एंड बिकम्स अ ट्रैम्प। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 महीने बाद जॉब मिलेगी, पैसा भी नहीं है इनके पास, तो पैसा ना होने के कारण ये पुराने कपड़े पहन लेते हैं और एक ट्रैम्प बन जाते हैं। ट्रैम्प मतलब होता है जो आवारा बेघर घूमते हैं ना, उन्हें कहा जाता है बेघर। पैसे भी नहीं है तो ये क्या करते हैं, अपने पुराने कपड़े पहन लेते हैं और एक ट्रैम्प बन जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। घर भी नहीं है, ना पैसे हैं ना घर है, कुछ नहीं है। फिर क्या, अब जब घर नहीं है तो भाई रहने का कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढेंगे कि नहीं, रहने की जगह ढूंढेंगे कि नहीं। तो ये ही लर्न्स अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ होमलेस शेल्टर्स। तो ये बेघर शेल्टर के अलग अलग प्रकार के बारे में सीखते हैं। मतलब सीखने का मतलब ये हर जगह ढूंढते हैं कि कहाँ घर है, कहाँ होमलेस शेल्टर मिल जाएगा। इनको सब पता चलता है कि कहाँ कहाँ होमलेस, जिसके पास घर नहीं है तो कहीं रुकने का एक शेल्टर मिलेगा। तो ये सारे सबके बारे में पता इनको चलता है। तो ही पेज फॉर डर्टी बेड्स इन कॉमन लॉजिंग हाउस। ठीक है, फिर क्या होता है, ये आम लॉजिंग हाउस में गंदे बिस्तरों के लिए पैसे देते हैं। इनके पास जो भी पैसे थे तो ये एक इनको लॉजिंग हाउस मिलता है रहने के लिए, तो ये लोग ये क्या करते हैं, थोड़े पैसे रहते हैं तो दे देते हैं उस लॉजिंग हाउस, उस गंदे में, मतलब गंदे हाउस में सॉरी वो जो आम लॉजिंग हाउस रहता है उसमें गंदे बिस्तरों के लिए पैसे दे देते हैं, मतलब सोने के लिए। फिर क्या होता है, व्हेन ही रन्स आउट ऑफ मनी ही इज़ फोर्स्ड टू यूज़ द गवर्नमेंट कैजुअल वार्ड्स। फिर क्या, जब इनके पास पैसे ख़त्म हो जाते तो इन्हें मजबूरन सरकारी जो कैजुअल वार्ड होते हैं वहाँ आना पड़ता है। सरकारी कैजुअल वार्ड्स को हम क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं। यहाँ इनको रहने के लिए आना पड़ता, सोने के लिए आना पड़ता है। ऐसा नहीं हमेशा के लिए, यहाँ पे भी एक ही रात रहना, अगले दिन फिर जाओ अपना बोरिया बिस्तर उठाओ कहीं और जाओ, इस टाइप का ऐसा था ये कैजुअल वार्ड्स, गवर्नमेंट कैजुअल वार्ड्स। फिर क्या था, पुलिस रेस्ट्रिक्शन, द लॉ फोर्सेस टाइम टू कीप मूविंग, they are not allowed to stay in the same spike for more than one night, so they must walk miles every day to the next town। फिर क्या था, पुलिस की पाबंदियाँ भी थी। जो कानून है वो बेघर लोगों को चलते रहने के लिए मजबूर करता है। वो कहता है भाई एक ही रात के लिए है, जहाँ पे इन्होंने कैजुअल वार्ड्स में इन्होंने रुका था, वहाँ पे रुके थे जिसे स्पाइक कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो वहाँ पे ये हुआ कि पुलिस आई, हटा दी, जाओ। उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा ये स्पाइक है, स्पाइक में एक से अधिक रात रुकने की अनुमति नहीं है, इसलिए
तुम लोग को जाना पड़ेगा। फिर ये लोग क्या होते हैं, ये अगले शहर तक हर दिन मीलों पैदल चलते हैं। कहाँ घर मिलेगा, कहाँ रहने का ठिकाना मिलेगा, वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि बेघर थे, घर तो था नहीं, पैसे भी नहीं थे। फिर क्या होता है, फिर ये हॉप पिकिंग करते हैं पैसे के लिए। भाई पैसे नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा। टू मेक मनी ही ट्रेवल्स केंट विद अनदर ट्रैम्प टू पिक हॉप्स। देखिए ऐसा नहीं है कि ये अच्छी जॉब नहीं कर सकते थे, इन्हें एक गरीब की तरह रहना था, है ना। गरीब जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई अच्छी जॉब नहीं है, तो वो क्या कर सकता है। एक गरीब क्या कर सकता है जिसके पास घर नहीं है, पैसे नहीं है, वो यही सब काम करेगा। तो वही सब काम कर रहे थे ये हॉप पिकिंग्स। फिर इन्होंने हॉप पिकिंग किया। हॉप पिकिंग मतलब फसल काटना, ठीक है। फसल काटना। फिर इन्होंने पैसे कमाने के लिए ये क्या किए, ये खेत में हॉप्स तोड़ने के लिए एक बेघर व्यक्ति के साथ केंट की यात्रा करने लगे, ठीक है, हॉप तोड़ने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इनको पैडी नाम का एक बेघर मिलता है, ठीक है। पैडी नाम का एक बेघर, वो भी बेघर ही रहता है, ये भी ध्यान रखना है। मतलब जैसे बेघर रहता है ना, कई लोग रहते हैं साथ में चलते हैं, तो इनको यहाँ पे एक बेघर इंसान मिलता है, एक पैडी नाम का एक बेघर इंसान मिलता है, ये ध्यान रखना है। और एक रहता है बोजो, ये भी दोनों बेघर ही रहते हैं। तो इनकी मुलाकात, नरेटर की मुलाकात इन दोनों से होती है। फिर ये लोग क्या होते हैं, ये लोग आ जाते हैं हॉप पिकिंग करने, काम की तलाश में आ जाते हैं हॉप पिकिंग करने। तो हॉप पिकिंग करने यहाँ कहाँ पे आते हैं, केंट के पास आते हैं, केंट के पास ये लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि तो ये लोग कहाँ पे आते हैं, केंट, है ना। एक खेत में हॉप्स तोड़ने के लिए पैडी, बोजो, इन दोनों के साथ ये कहाँ आते हैं, केंट आते हैं। केंट में ये क्या करते हैं, हॉप पिकिंग। हॉप पिकिंग क्या होती है, ध्यान रखना, बियर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो पौधा होता है उसको तोड़ने का, उनकी खेती होती है तो उसको तोड़ने का काम करना। तो जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, यहाँ पे भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। तो इन्होंने ये भी काम किया, हॉप पिकिंग्स भी किया। फिर उसके बाद सर्वाइवल स्ट्रेटजीज़। फिर सोचा भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रणनीतियाँ अपनानी पड़ेगी। ही लर्न्स हाउ टू बेक फॉर टी, हाउ टू फाइंड चीप फूड एंड हाउ टू डील विद द बोरडम एंड सेम ऑफ होमलेसनेस। फिर इन्हें चाय के लिए भीख मांगना पड़ता था, सस्ता खाना खोजना पड़ता था, बेघर होने की बोरियत व शर्मिंदगी से निपटना सीख गए ये सारी चीज़ें, है ना। चाय के लिए इन्हें भीख मांगनी पड़ती थी, है ना। सस्ता खाना खाना पड़ता था कि कहाँ सस्ता खाना मिलता है वहाँ जाओ। बेघर होने की जो बोरियत थी, जो शर्मिंदगी थी, ये सारी चीज़ें से ये निपट गए, मतलब ये सारा एक्सपीरियंस इनको मिल गया। सोशल एटीट्यूड्स कैसा था, ही डिस्कवर दैट नॉर्मल सोसाइटी व्यूज ट्राम्प्स एज अ डेंजरस मॉन्स्टर बट ही फाइंड दे आर मोस्टली जस्ट ब्रोकन हंग्री मैन। तो सोशल एटीट्यूड्स के बारे में कि सामाजिक रवैया कैसा था इन लोगों के बारे में, जो घुमक्कड़ थे, जो आवारा थे, जो जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, तो समाज इनको किस नज़र से देखती है। तो इन्होंने बताया, इन्हें पता चलता है कि जो समाज है वो बेघर लोगों को खतरनाक राक्षस के रूप में देखता है, ये कोई डेंजरस मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये जो बेघर लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं, ये ज़्यादातर सिर्फ टूटे हुए हैं, भूखे इंसान होते थे, लेकिन समाज इन्हें डेंजरस मॉन्स्टर के रूप में देखते हैं। इन्होंने ये भी देखा, ठीक है। तो ये इनका था लंदन का एक्सपीरियंस, और पेरिस का एक्सपीरियंस बता दिया, लंदन का एक्सपीरियंस भी बता दिया। पेरिस का एक्सपीरियंस पॉवर्टी पे है, लंदन का एक्सपीरियंस होमलेसनेस पे है। अब यहाँ पे इन्होंने हॉप पिकिंग एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया, आगे इन्होंने यहाँ पे डिफाइन भी किया ये हॉप पिकिंग क्या होता है। वैसे तो हॉप पिकिंग मतलब फसल तोड़ना, कुछ चीज़ें इन्होंने डिफाइन कर दी है कि ये चीज़ें क्या है, ताकि आपको और ईजी समझ में आए। तो हॉप पिकिंग का मतलब क्या हुआ, नरेटर गोज हॉप पिकिंग इन केंट बिकॉज इट इज़ ट्रेडिशनल सीजनल वर्क फॉर द लंदन पुअर। तो नरेटर यहाँ पे केंट में हॉप पिकिंग करने जाता है क्योंकि लंदन के गरीबों के लिए ये एक पुराना मौसमी काम है। मतलब जो लंदन के जो बेघर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका ये काम होता था कि भाई पैसे नहीं हो, थोड़े बहुत पैसे के लिए आप यहाँ पे काम कर सकते हो, फसल तोड़ सकते हो। इनका वर्किंग कंडीशन कैसा था, जो यहाँ पे केंट में हॉप पिकिंग करते थे तो उनका वर्किंग कंडीशन कैसा था। द वर्क इज़ बैक ब्रेकिंग एंड टीडियस, कमर तोड़ने वाला काम था और बहुत उबाऊ काम था। मजदूरी कितना मिलती थी इसमें, वर्कर्स आर पेड बाई हाउ मेनी बसल्स दे पिक, द फार्मर चीट देम एंड द वेजेस आर इनक्रेडिबली लो। इनकी मजदूरी कैसी होती थी,
मज़दूरों को इस हिसाब से पैसे मिलते थे कि वो कितनी टोकरियाँ तोड़ते हैं, कितनी बसल्स तोड़ते हैं। किसान इन्हें धोखा दे देते थे, मजदूरी बहुत कम होती थी, है ना, जो हॉप पिकिंग्स करते थे केंट में। अकोमोडेशन, इनके रहने उन्हीं का जगह कहाँ रहता था, तो वर्कर्स स्लीप इन डर्टी टिन हट्स और ब्रांड्स, है ना, बांस। मतलब रहने की जगह देखा जाए तो जो वर्कर्स थे वो गंदे टिन की झोपड़ियाँ या खलियानों में सोते थे। बांस मतलब होता है खलियान। ठीक है, बाकी तो हट्स का पता ही है। तो इनके रहने का जगह कैसा था, जो केंट में हॉप पिकिंग करते थे तो इनके रहने का जगह था, गंदी टीन की झोपड़ियों में रहते थे, खलियानों में सोते थे। एक्सप्लॉइटेशन, इनका भी शोषण होता था। ऑरवेल यहाँ पे बताते हैं दैट हॉप पिकिंग इज नॉट अ कंट्री हॉलीडे, इट इज़ एन एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ डिस्परेट पुअर पीपल। इट टीच ऑरवेल दैट इवन हार्ड एग्रीकल्चर लेबर डज नॉट गारंटी अ लिविंग वेज। ऑरवेल यहाँ पे इसके बारे में भी रिवील करते हैं, है ना। ऑरवेल यहाँ पे बताते हैं कि जो हॉप पिकिंग है वो कोई मज़ेदार गांव की छुट्टी नहीं है, ये भी एक शोषण करने वाला ही सिस्टम है, जो मज़दूर गरीब लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। किसान भी उठाते हैं, किसान के ऊपर जो लोग रहते हैं वो भी फ़ायदा उठाते हैं। ऑरवेल यहाँ पे सिखाते हैं कि खेती का जो कड़ा, जो फिज़िकल, जो शारीरिक जो मेहनत है वो भी आपको ज़िंदा रहने लायक मजदूरी की गारंटी नहीं देती है कि चलो यहाँ पे काम कर लिया तो आप ज़िंदा रहोगे। नहीं, छोटी आप कहीं पे भी जाओगे वहाँ पे हर जगह ये सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इन्होंने ये बताया, यहाँ का भी इन्होंने यहाँ पे इन्होंने भी रिवील किया। छोटा सा काम था लेकिन यहाँ पे चीज़ें वही होती थी, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा उठा रहा था। एक और वर्ड इन्होंने इसमें यूज़ किया लंदन वाले में, ट्रैम्पिंग। तो इसको भी डिफाइन किया है। ट्रैम्पिंग मतलब बेघर होकर दर दर भटकना, तो ट्रैम्प क्या है, ट्रैम्प इज अ होमलेस पर्सन हु वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जस्ट अभी बताया मैंने, ट्रैम्प वो बेघर व्यक्ति होता है जो एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। तो ये कुछ की वर्ड है इसमें आया हुआ है जो आपको समझना ज़रूरी है। वाई पीपल बिकम ट्रैम्प्स, लोग ट्रैम्प क्यों बनते हैं, लोग क्यों दर दर भटकते हैं। दे डू नॉट चूज इट आउट ऑफ लेजीनेस, दे आर फोर्स इन टू बाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अपनी खुशी से नहीं बनते हैं वो ट्रैम्प्स, है ना। वो आलस के कारण इसे नहीं चुनते हैं कि चलो आलस है चलो यही जॉब चुन ले, नहीं, ये घुमक्कड़ी बन जाए, नहीं। बेरोजगारी और गरीबी उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है, उन्हें ट्रैम्प्स बनाती है ना, बेघर बनाती है। मूवमेंट क्या है, इनका काम क्या है ट्रैम्प्स का, तो मूवमेंट करते रहना, चलते रहना। मतलब लॉ फोर्सेस देम टू कीप मूविंग, कानून भी इन्हें मजबूर करता तुम चलते रहो, एक जगह मत टिको। जैसे यहाँ पे नरेटर कहाँ टिका था, है ना, उस स्पाइक्स में रुका था एक रात, लेकिन अगले ही दिन पुलिस आई, हटा दी, जाओ निकलो। तो इनका काम क्या है, चलते रहना। कानून भी इन्हें चलते रहने पर मजबूर करता है। इफ़ दे सिट डाउन इन लंडन, अगर ये लंदन में कहीं आराम से बैठ जाते हैं, द पुलिस मूव देम अलोंग, पुलिस इन्हें वहाँ से हटा देती है। मतलब पुलिस भी इनको जीने नहीं देती है, कहीं बैठ भी नहीं सकते ये लोग, जो बेघर लोग होते हैं। चैरिटी का क्या हाल है इनका, रिलीजियस चैरिटी गिव देम टी एंड ब्रेड बट ऑफन फोर्स देम टू प्रे और सिंग हिम्स टू गेट इट। और अगर ये कहीं चाय भी, इनको धार्मिक संस्थाएं कहीं चल रही है, अगर इनको चाय मिल जा रहा है, ब्रेड दे रही है, तो वो भी फ्री में इनको चाय और ब्रेड नहीं दे रही है, बल्कि इसके बदले इन्हें क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करें, भजन गाने के लिए मजबूर करती है। मतलब कहीं अगर धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं, चैरिटी वगैरह, अगर कोई चैरिटी दे भी रहा है इनको, जैसे बेघर लोग हैं, खाने के लिए दे दिया, चाय दे दिया, ब्रेड दे दिया, तो ऐसे फ्री में नहीं देंगे, बल्कि बदले में क्या कहेंगे, प्रार्थना करो, आओ भजन में शामिल हो जाओ, तब तुम्हें चाय और ब्रेड मिलेगी। ये सारी चीज़ें हैं। द डिफरेंस बिटवीन बीइंग पुअर एंड सोशली एक्सक्लूडेड, तो यहाँ पे बताते क्या हैं, इन पेरिस द नरेटर वॉज पुअर बट ही स्टिल फेल्ट लाइक अ ह्यूमन बींग, इन लंडन बीइंग अ ट्रैम्प मेक्स हिम अ टोटल आउटकास्ट। जब नरेटर पेरिस में था, है ना, जब नरेटर पेरिस में था तो सिर्फ गरीब था, पेरिस में जब नरेटर था तो गरीब था, लेकिन फिर वो एक इंसान जैसा फील करता था कि मैं इंसान हूँ। लेकिन जब नरेटर लंदन में आया तो लंदन में वो एक ट्रैम्प हो गया, एक बेघर हो गया, होमलेस हो गया। तो एक ट्रैम्प होने का मतलब, यहाँ पे उन्होंने बताया, एक ट्रैम्प होने का मतलब, एक बेघर होने का मतलब समाज से पूरी तरह बाहर निकाल दिया जाना,
समाज आपसे क्या करेगा, नफरत करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह गरीब, अब गरीब हो। इन्होंने ये चीज़ें बताई। पेरिस में गरीब था नरेटर, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसान जैसा फील कि मैं इंसान हूँ, फीलिंग आ रही है। लंदन में जब वो ट्रैम बन गया तो टोटल ही ये हुआ कि समाज से पूरी तरह से समाज उसे बहिष्कृत कर दिया, समाज से निकाल दिया गया, और समाज उससे नफरत करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब है। तो ये चीज़ें थी, समझ में आ गया होगा, इतनी सारी चीज़ें थी। बाकी इसमें कुछ कैरेक्टर भी हैं, कैरेक्टर मैंने ऊपर बता ही दिया है आपको, फिलहाल देख लेते हैं एक बार कैरेक्टर। जैसे इसमें लंदन में जब ये थे तो इनको एक बोजो नाम का कैरेक्टर मिलता है जब लंदन में थे। तो बोजो कौन है, एक स्क्रीवर है ना। स्क्रीवर का मतलब अ पेमेंट आर्टिस्ट हु ड्रॉज पिक्चर्स ऑन द स्ट्रीट इन चौक। तो जब ये लंदन में आते हैं ना, जब ये ट्रैम बन जाते हैं तो वहाँ पे इनको एक बोजो नाम का एक स्क्रीवर मिलता है। स्क्रीवर मतलब जैसे सड़क पर चौक से जो पिक्चर बनाने वाला एक फुटपाथ कलाकार होता है, इससे मुलाकात होती है। अच्छा, बोजो कैसा है, इंटेलिजेंट रहता है ना, खुले विचारों वाला होता है, इंडिपेंडेंट थॉट वाला होता है, फिजिकली डिसेबल होता है, ठीक है। बाकी ये एस्ट्रोनॉमी एंड लिटरेचर पढ़ता है, ये ध्यान रखना है। बाकी ये जो गरीबी है, गरीबी को अपने दिमाग का खराब, मतलब गरीबी को अपने दिमाग खराब करने नहीं देता। जैसे होता नहीं है कि गरीबी एकदम हावी है तो भाई भले ही रोड पे हूँ मैं खुश हूँ, इस टाइप का बंदा है ये। ऐसा नहीं है कि गरीब हूँ तो रोड पे हूँ, फुटपाथ पे सो रहा हूँ तो मार एकदम पूरा नेगेटिव हूँ, नेगेटिव पर्सन, ऐसा कुछ नहीं है। भले कहीं पे भी हूँ, गरीबी को हावी नहीं होने दे रहा अपने ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये कैरेक्टर अगर देखा तो सिंबॉलिकली ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रूव करता है कि गरीब लोग बेवकूफ़ या बेकार नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा जो कैरेक्टर है इसमें पैडी नाम का कैरेक्टर मैंने बताया ना, ये कौन है, एक टिपिकल आयरिश ट्रैम्प है। तो ये भी लंदन में ही मिलता है नरेटर से। जब नरेटर ट्रैम्प बन जाता है, जब वो केंट में जाता है हॉपकिंस, वहाँ पे मुलाकात होती है, क्योंकि ये भी एक ट्रैम्प ही है, बेघर आदमी है। ये एक अच्छा आदमी है, लेकिन सिस्टम ने इसे पूरी तरह से तोड़ दिया है और ये अपनी भूख को लेकर रोता है, और जो सस्ते न्यूज़पेपर में पड़ी हर बात पे विश्वास भी कर लेता है। ये कुछ इस तरह बंदा है। ये दिखाता है कि गरीबी कैसे एक इंसान की आत्मा को नष्ट कर देती है। और कैरेक्टर हैं बोरिस एंड वेलेंटी। ये दोनों कैरेक्टर पेरिस के हैं। पेरिस में दोनों कैरेक्टर की मुलाकात होती है, और ये दोनों कैरेक्टर लंदन के हैं, लंदन में इनकी मुलाकात होती है, ठीक है। तो ये दोनों कैरेक्टर को याद रखना, पेरिस वाले कैरेक्टर को। बोरिस कौन है, एक रशियन रिफ्यूजी है हु यूज्ड टू बी एन आर्मी कैप्टन, जो पहले सेना में कैप्टन हुआ करता था। लेकिन अब पेरिस ही इज स्टार्विंग, हैज़ अ बैड लेग, वो भूखा मर रहा है, उसके पैर में चोट भी है, ठीक है। अपनी गरीबी के बावजूद डिस्पाइट हिज पॉवर्टी ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब गरीबी के बावजूद वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहता है। ये बोरिस, ये हमेशा फिर से अमीर बनने का सपना देखता है, और यही वो पर्सन है जो नरेटर को रेस्टोरेंट की पहली नौकरी दिलाता है, नरेटर को रेस्टोरेंट की पहली जॉब दिलाता है, ठीक है। और ये इंसानी के जज्बे, जो इंसान के जज्बे की जो ताकत है उसको दिखाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वैलेंटी, ये यंग इटालियन वेटर है इन पेरिस, ठीक है। पेरिस का एक यंग इटालियन वेटर है, दिखने में हैंडसम है, एनर्जेटिक है, कम्प्लीटली फोकस ऑन सर्वाइविंग, ठीक है। और ये पूरी तरह से बस जिंदा रहने पर फोकस करता है, और ये रेस्टोरेंट की क्रूर दुनिया में खुद को बहुत जल्दी ढाल लेता है। तो ये कुछ कैरेक्टर थे, चाहे लंदन हो चाहे आपके पेरिस हो, ये ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, बाकी इसकी सेटिंग मैंने बताया पेरिस में रखी गई है, लैटिन क्वार्टर में इसकी सेटिंग रखी गई है। ये कैसा है, पुअर वर्किंग क्लास है, गरीब मजदूर वर्ग की बस्ती, गंदी बस्तियों वाला इलाका है ये, ठीक है, जहाँ पे नरेटर रहता है पेरिस में। और ये बहुत ही क्योटिक, डर्टिक बट समवॉट फ्री सोसाइटी वेयर पॉवर्टी इज़ कॉमन एंड नॉट टू ट्रीटेड एज अ क्राइम, ठीक है। ये गंदी बस्ती वाला इलाका है जहाँ नरेटर रहता है, बहुत क्योटिक है, गंदी है, लेकिन कुछ हद तक आज़ाद सोसाइटी को दिखाता है, जहाँ गरीबी आम बात है और इसे कोई क्राइम नहीं मानता है। मतलब सब गरीब रहेंगे तो क्या ही क्राइम मानेगा, कोई उससे बड़ा है ही नहीं, कोई अमीर है ही नहीं है। दूसरा लंदन की सेटिंग, द एम्बार्कमेंट, ठीक है, द एम्बैंकमेंट, ये लंदन की सेटिंग है। वेयर द होमलेस गैदर टू स्लीप अलोंग द रिवर, ये नदी के किनारे वो जगह है जहाँ बेघर लोग सोने के लिए इकट्ठा होते हैं, लंदन के एम्बैंकमेंट में,
तो ये नदी के किनारे होता ये जगह है जहाँ बेघर लोग, जो ट्रैम्प लोग होते हैं, वो सोने के लिए यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। ठीक है, और ये ब्रिटिश गरीबी की बहुत ठंडी, कठोर और पुलिस के सख्त पहरे वाली हकीकत को दिखाता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो सेटिंग इसकी रखी गई है केंट यानी कि हॉपफील्ड। अगली जो सेटिंग है केंट यानी कि हॉपफील्ड, ये रिप्रेजेंट रूरल एक्सप्लॉइटेशन, मतलब ये ग्रामीण इलाकों में मजदूर का जो शोषण को दिखाता है। यहाँ पे मजदूरों का शोषण होता है ग्रामीण इलाकों में। नेक्स्ट जो है डॉस हाउस स्पाइक्स, जहाँ पे नरेटर रुकता है, ये वो सस्ते लॉज हैं, वो लॉजिंग हाउस हैं, सस्ते लॉज हैं, और वो ये गवर्नमेंट शेल्टर्स हैं जो गरीबों को क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल को दिखाते हैं, यानी कि जो संस्थागत नियंत्रण है उसको दिखाते हैं कि आप यहाँ पे रुक नहीं सकते। जैसे नरेटर यहाँ पे रुका हुआ था, लेकिन अगले ही दिन पुलिस आ गई और निकाल दी। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे आपका किसका कंट्रोल है, संस्थागत नियंत्रण का कंट्रोल है, आप यहाँ नहीं रुक सकते। तो इन्हें गरीबों को जिंदा रहने के लिए, रखने के लिए बनाया गया, लेकिन यहाँ की भयानक सिचुएशन इन्हें गरीबों के लिए सजा देने जैसी है। ठीक है, ये जो स्पाइक्स वगैरह हैं ये गरीबों को जिंदा रहने के लिए बनाया गया कि यहाँ पे आकर रुक सकते हो, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है ना, यहाँ का जो सिस्टम है यानी कि जो भयानक सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि गरीबों के लिए सजा देनी जैसी है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी इसकी थीम पॉवर्टी है, आप पढ़ ही चुके होंगे। ये जो नॉवल नहीं है, सॉरी, ये जो बुक है, ये जो नॉन फिक्शन है, ये जो मेमोयर है, इसका जो थीम है, सेंट्रल थीम पॉवर्टी है। ठीक है, गरीबी को ना एक फिजिकल दर्द, एक मेंटल जाल के रूप में दिखाया है ऑरवेल ने। होमलेसनेस भी है इसका, बेघर होना। ठीक है, इंसान की जो पहचान है और उसकी आज़ादी को नष्ट कर देता है ये होमलेसनेस, बेघर होना। अनएम्प्लॉयमेंट भी है ना, द रूट कॉज है ट्रैम्पिंग का, मतलब कोई बेघर क्यों होता है, जिसके पास बेरोजगारी ना हो। सबसे मेन रीज़न तो यही है ना, जिसकी वजह से लोग बेघर होकर दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चौथा है हंगर। अब भूख इंसानों को जानवरों जैसा व्यवहार करने पर मजबूर कर देती है ना, ये ध्यान रखना है। वर्क एंड एक्सप्लॉइटेशन, तो ये काम के लंबे घंटे और कम मजदूरी लोगों के गरीबी की जाल में फंसाए रखता है। तो लंबे लंबे घंटे काम करो और मजदूरी मिले कम। सोशल इनइक्वालिटी है, ऊपर डाइनिंग रूम में खाना खाने वाले अमीर लोग को नीचे तह खाने में बर्तन घिसने वाले गरीब मजदूर के बीच बहुत बड़ा अंतर दिखाया गया है। ह्यूमन डिग्निटी दिखाई गई है, सोशल स्टिग्मा दिखाया गया है, मॉडर्न अर्बन लाइफ, सोशल इनजस्टिस, ये सारी चीज़ें इसका है। ह्यूमन डिग्निटी मतलब गरीबी इंसान की इज्जत को ठेस पहुंचाती है, लेकिन बोझो जैसा किरदार ये साबित करता है कि इंसान की असली कीमत फिर भी बची रहती है ना। बाकी सोशल स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा ये भी ध्यान रखना, सामाजिक जो कलंक होते हैं, समाज गरीब लोगों को गलत तरीके या आलसी या खतरनाक मानकर उनके साथ भेदभाव करती है। ठीक है, तो ऑरवेल क्या करते हैं, ऑरवेल उन कानूनों पर हमला करते हैं जो बेघर लोगों को काम खोजने में मदद करने के बजाय उन्हें सजा देते हैं। ये सारी चीज़ें थी हुई, छोड़ते हैं इसको, वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। ऑरवेल ने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है गरीबों के साथ होने वाले जो भी संस्थागत जो सरकारी सिस्टम है, उनका जो व्यवहार था गरीबों के साथ, उनके लिए इन्होंने कड़ी आलोचना की है। ब्रिटिश सिस्टम पर इन्होंने हमला किया है कि जो बेघर लोगों को हर दिन मिलो पैदल चलने पर मजबूर करता है, उन्हें कहीं टिकने दे देता है, उन्हें खाने के लिए सिर्फ ब्रेड और मार्जरीन देते हैं, और सुख सुविधाओं में जीने वाले समाज की बेरुखी की निंदा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है। बाकी डाउन एंड आउट का मतलब मैंने बता ही दिया था। डाउन का मतलब रेफर्स टू बीइंग फिजिकली लो, है ना। डाउन का मतलब शारीरिक रूप से नीचे गिरना, समाज में जो स्टेटस है उसका खो जाना और सारे पैसे ख़त्म हो जाना। आउट का मतलब क्या होता है, सामान्य समाज से बाहर निकाल दिया गया, है ना। जो नॉर्मल सोसाइटी है उससे बाहर निकाल दिया जाना, घर से बेदखल होना और इज्जतदार ज़िंदगी से दूर हो जाना। पेरिस एंड लंदन, तो ये दुनिया के 2 सबसे अमीर देशों की राजधानियां हैं। इनका यूज़ ये दिखाता है, मतलब इनका इस्तेमाल उन्होंने किया पेरिस एंड लंदन, जो ये दिखाता है कि गरीबी हर जगह मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में ही है, हर जगह पेरिस एंड लंदन सब जगह मौजूद है। तो ये टाइटल 2 अलग अलग संस्कृतियों में समाज के सबसे निचले स्तर पर गिरने को एहसास को पूरी तरह पकड़ता है ना। ये टाइटल हमें बताता है कि गरीबी हर जगह है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी नैरेटिव टेक्निक फर्स्ट पर्सन नरेटर ही है, आई कर पूरी कहानी कही गई है, ऑरवेल यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है,
अच्छा, एक चीज़ ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, यहाँ पे मैंने कहा कि ये ऑरवेल के रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, द बुक, दिस इज़ अ हाईली इंपॉर्टेंट एकेडमिक क्वेश्चन, द बुक इज़ बेस्ड ऑन ऑरवेल रियल एक्सपीरियंस। तो ये पूछा जाता है कि क्या ये बुक, क्या ये वर्क ऑरवेल के रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, बट इट इज़ अ लिटरेरी रिकन्स्ट्रक्शन नॉट अ लिटरल डायरी। तो ये ध्यान रखना, लेकिन ये एक ना लिटरेरी रिकन्स्ट्रक्शन है, कोई रोज़ लिखी जाने वाली डायरी नहीं है, इतना ध्यान रखना। बिल्कुल ये ऑरवेल के रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है और एक लिटरेरी रिकन्स्ट्रक्शन है, ये कोई लिटरल डायरी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी इन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं, बाकी सब कुछ इन्होंने सही सही लिखा है, जो उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वही सारी चीज़ें इसमें डाली हैं। जैसे कि रीअरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, इन्होंने क्या किया, जो घटना हुई है, घटनाओं का क्रम बदला, इन्होंने बस अपने इवेंट्स का जो क्रम है उसको बदला है। इन रियल लाइफ ऑरवेल ट्रैम्ड इन लंडन बिफोर ही वेंट टू पेरिस, इन द बुक ही रिवर्सेस द ऑर्डर टू मेक बेटर स्टोरी। तो रियल लाइफ में अगर हम देखें, असल ज़िंदगी में ऑरवेल पेरिस जाने से पहले लंदन में बेघर होकर भटके थे, लेकिन इस बुक में, इस वर्क में कहानी को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, इसका जो क्रम है उसका उल्टा कर दिया। पहले पेरिस का दिखा दिया, देन उसके बाद लंदन को दिखाया, थोड़ा सा घुमा दिया कि पेरिस में पहले उन्होंने प्लॉन्जूर का काम किया रेस्टोरेंट में, देन एक दोस्त ने ऑफ़र किया कि यहाँ पे नौकरी है, तो फिर मैं लंदन में आया। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर दिया है, यानी कि घटनाओं का क्रम बदल दिया है बस, बाकी सब कुछ रियल है। बाकी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, और इन्होंने क्या चेंज किया, तो ही कंप्रेस इवेंट्स एंड कंबाइंड पीपल ही मेड इनटू कंपोजिट कैरेक्टर्स। इन्होंने घटनाओं को छोटा किया थोड़ा, और कई अलग अलग लोगों को मिलाकर एक ही कैरेक्टर बना दिया, ठीक है, तो ये इन्होंने किया। ऑरवेल्स ओन एक्सप्लेनेशन, तो ऑरवेल स्टेड, आई थिंक आई कैन से दैट आई हैव एग्जैजरेटेड नथिंग एक्सेप्ट इन सो फॉर एज ऑल राइटर्स एग्जैजरेटेड बाय सेलेक्टिंग। इन्होंने कहा, यहाँ पे ऑरवेल ने अपना स्पष्टीकरण दिया, एक्सप्लेन किया। ऑरवेल ने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा इस बुक में, सिवाय इसके कि सभी राइटर चीज़ों को चुनते समय थोड़ा बदलाव करते हैं। मुझे नहीं लगा कि मुझे घटनाओं को उसी क्रम में लिखना चाहिए था जिस क्रम में वो हुई थी, लेकिन मैंने जो कुछ भी लिखा वो सब कभी ना कभी सच में हुआ है। बस थोड़ा सा घटनाओं का क्रम इन्होंने चेंज किया, बाकी कुछ भी नहीं चेंज किया था। और इन्होंने कहा जो भी मैंने लिखा वो कभी ना कभी मेरे लाइफ में हुआ था, वो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। बाकी इन्होंने कहा, इट इज़ लिटरेरी नॉन फिक्शन, इट इज़ फैक्चुअली ट्रू द एक्सपीरियंस ऑफ पॉवर्टी इवन इफ द टाइम लाइन एंड माइनर डिटेल्स वर शेप्ड बाय नैरेटिव पावर। तो इन्होंने कहा कि ये लिटरेरी फिक्शन है, ये लिटरेरी नॉन फिक्शन है, यानी कि गरीबी का अनुभव पूरी तरह से सच है। जो मैंने इसमें गरीबी का अनुभव लिया था रियल लाइफ में, वही चीज़ें मैंने एज इट इज़ बताई है। भले ही कहानी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए मैंने टाइम लाइन, छोटी छोटी बातों में बदलाव किए हैं। ऐसा क्यों किया है, ताकि कहानी थोड़ी इफ़ेक्टिवली लगे, बस टाइम लाइन, छोटी छोटी बातों को थोड़ा चेंज किया है, बाकी सब कुछ इन्होंने एज इट इज़ रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ऑटोबायोग्राफी, सोशल डॉक्यूमेंट्री है ना, इसका अगर जॉनरा के बारे में बात करें तो मेमोयर है, नॉन फिक्शन बोल सकते हो, सोशल डॉक्यूमेंट्री है, ये एक लिटरेरी नॉन फिक्शन है, सोशल क्रिटिसिज्म है ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें इन्होंने ह्यूमर एंड कॉमेडी किया है ना, इसमें इन्होंने ह्यूमर एंड कॉमेडी किया है। इन्होंने बताया है कि ऑरवेल ने अपनी सिचुएशन को थोड़ा एब्सर्डिटी को रिवील करते हैं, इन्होंने खुद का मजाक भी उड़ाया है, सेल्फ मॉकरी किया है, ठीक है। क्या सेल्फ मॉकरी किया कि पेरिस के रेस्टोरेंट में गंदी और शोरगुल वाली जो रसोई की मज़ेदार घटनाएं भयानक हकीकत से थोड़ी राहत देती है ना। ये यहाँ पे एक ह्यूमर साबित होता है कि गरीब लोग भी हंसते मजाक करते हैं, जो रीडर की नज़र में उन्हें एक ह्यूमन बनाता है। आयरनी एंड सटायर भी है इसमें, आयरनी और सटायर भी यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है। आयरनी इन्होंने यूज़ किया है कि आयरनी आपको कहाँ मिलती है। आयरनी आप देखोगे, सबसे बड़ी सामाजिक विडंबना ये है पेरिस का रेस्टोरेंट। पेरिस का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे देखोगे जो वेल्दी कस्टमर्स होते हैं
वो अपना महंगा खाना खाते हैं और उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है कि वो खाना उनके पैरों के ठीक नीचे थके हुए भूखे मजदूर द्वारा भयानक गंदगी में तैयार किया जाता है। यहाँ पे एक आयरनी हो गया। सटायर भी इन्होंने कहा कि सटायर कहाँ पे है, तो इन्होंने वो हिपोक्रेसी, वो रिलीजियस चैरिटी पर मजाक बनाया है, सटायर किया है ना। इन्होंने कहा वो जो धार्मिक चैरिटी संस्थाएं हैं उनका पाखंड, उनके हिपोक्रेसी को उजागर किया है कि जो भूखे लोगों को एक सस्ती कप चाय देने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती प्रार्थना करवाती है। मतलब तुम्हें एक अगर चाय और बिस्किट देना है तो तुम्हें पहले ज़बरदस्ती प्रार्थना करो तब तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक सटायर भी किया है उस रिलीजियस चैरिटी ऐसे नहीं मिल रही है। अगर चैरिटी है, दान है तो दे दो ना भाई, उसके बदले आप काम क्यों ले रहे हो, कोई भी काम। तो यहाँ पे इन्होंने सटायर भी किया है, एक चाय के बदले ज़बरदस्ती प्रार्थना करवाना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी ये मोटिव्स है, छोड़ते हैं इसको। अब यहाँ पे देखेंगे पेरिस वर्सेस लंदन, प्रोज कंपैरिजन। पेरिस में दिखाया गया है पॉवर्टी जो है वो क्योटिक है, नॉइजी है, समवॉट एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, पेरिस में जो गरीबी है वो शोरगुल से भरी है, क्योटिक है, लेकिन इसे ज़िंदगी का हिस्सा मानकर इंसान स्वीकार कर लेता है। नरेटर बहुत गरीब है लेकिन फिर भी आसपास के लोग उसे इंसान मानते हैं, उन्हें काम मिल जाता है भले ही वो बहुत क्रूर है। लेकिन लंदन में क्या होता है, लंदन में गरीबी को एक मॉरल क्राइम माना जाता है। लंदन में बेघर लोगों को पुलिस और कानून द्वारा बहुत सख्ती से कंट्रोल किया जाता है, उन्हें सड़कों पर एक उबाऊ, बेरंग, अकेलेपन की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देता है। पेरिस ज़रूर थका देने वाला है, पेरिस जो है वो ज़रूर थका देने वाला काम एक स्लम कल्चर देता है, जबकि लंदन ज़बरदस्ती का खालीपन, बिना भावना वाली चैरिटी, समाज से पूरी तरह से एक्सकल्सन कर देता है। तो ऑरवेल ने यहाँ पे दोनों शहरों को एक ही बुक में इसलिए रखा ताकि ये दिखाया जा सके कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो पूंजीवाद समाज है, वो कैसे दो अलग अलग तरीक़ों से गरीबों को कुचलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। बाकी इधर से अब रिवीजन चालू हो गया है जो अभी तक हमने ऊपर पढ़ा। जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि ट्रायम्स, मैंने बताया ट्रायम्स क्या होता है, एक बेघर इंसान जो काम या रहने की जगह की तलाश में दर दर भटकता है उसे ट्रैम्प कहते हैं। प्लॉन्जर क्या होता है, प्लॉन्जर एक डिश वॉशर यानी कि एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में बर्तन धोने वाला और रसोई का सबसे निचला नौकर होता है, उसे प्लॉन्जर कहते हैं। डॉस हाउस या लॉजिंग हाउस क्या होते हैं, कुछ वर्ड आए हैं ना इसमें, तो डॉस हाउस या लॉजिंग हाउस क्या होते हैं, ये गरीबों के लिए वो बहुत सस्ता और गंदा होटल होता है जहाँ वो एक बिस्तर के लिए कुछ पैसे देते हैं। स्पाइक या कैजुअल वार्ड किसे कहा जाता है, तो ये गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाने वाला एक शेल्टर है जहाँ बेघर लोग एक रात रुक सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें वहाँ बंद कर दिया जाता है, बहुत घटिया खाना दिया जाता है, अक्सर पत्थर तोड़ने जैसे काम करवाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हॉप पिकर क्या होता है, तो हॉप पिकर एक सीजनल वर्क है, एक सीजनल मजदूर जो खेतों में हॉप्स तोड़ता है। हॉप्स मतलब बियर बनाने में इस्तेमाल होने वाला जो पौधा, उसकी खेती होती है, वहाँ पे मजदूर क्या करते हैं, उस हॉप्स को तोड़ते हैं, थोड़ी बहुत इनकम मिलती है, ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पे इस इम्पॉर्टेंट इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया गया है कि इस बुक में इम्पॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुआ। तो अगर हम देखें इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, तो सबसे पहले क्या होता है, पेरिस में रॉबरी होती है, नरेटर के पैसे चुरा ले जाते हैं, वो इटालियन चुरा लेता है ना, कोई इटालियन थीफ रहता है, ऐसे तो कहानी शुरू हुई है। तो पेरिस में चोरी, नरेटर के पैसे चोरी हो जाते हैं जिससे वो भयानक गरीबी में धकेल, उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो चला जाता है पॉवर्टी में। फिर क्या करता है, पॉन ब्रोकिंग, सामान गिरवी रख देता है, खाने के लिए अपने कपड़े गिरवी रख देता है, और यहीं से उसकी पतन की शुरुआत हो जाती है नरेटर की। फिर मीटिंग बोरिस, फिर ये बोरिस से मिलता है। बोरिस कौन है, एक रशियन रिफ्यूजी है, यह इसे काम दिलवाता है बोरिस, है ना। मतलब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर काम की तलाश करते हैं। फिर हायर्ड एट होटल एक्स, फिर यहाँ पे ये लोग को जॉब मिलती है, एक होटल एक्स में नौकरी मिल जाती है, एक लग्जरी होटल रहता है, यहीं पे नौकरी मिल जाती है। और नरेटर को एक प्लॉन्जर के रूप में क्रूर ज़िंदगी का अनुभव करता है, मतलब नरेटर को एक प्लॉन्जर की नौकरी मिल जाती है। मूविंग टू ऑर्बर्ज, फिर क्या होता है, वहाँ से ये ऑर्बर्ज में आ जाते हैं। ऑर्बर्ज क्या होता है, एक नया होटल होता है। ये कैसा होता है, न्यू रहता है लेकिन क्योटिक रहता है बहुत ज़्यादा। रेस्टोरेंट में काम करने चले आते हैं लोग, एक नए और क्योटिक।
यहाँ काम और भी ज़्यादा कठिन होता है यहाँ पे। फिर क्या था, फिर ये पेरिस छोड़ के लंदन आ जाते हैं। लंदन में एक दोस्त बुलाते हैं कि आओ यहीं पे काम करो, तो लंदन चले आते हैं, है ना। नौकरी के वादे के कारण ये रेस्टोरेंट का काम छोड़कर इंग्लैंड चले आते हैं। फिर यहाँ पे जब लंदन आते हैं तो पता चलता है कि 1 महीने बाद उनका मालिक आएगा, तब तक तो इन्हें अकेले ही घूमना पड़ेगा नौकरी। 1 महीने बाद तुमको नौकरी मिलेगी। तब फिर ये क्या है, ट्रैम बन जाते हैं, है ना, बेघर बनना, यानी नौकरी मिलने में अभी देरी है। तो पैसे ना होने के कारण ये अपने अच्छे कपड़े पुराने चौथड़े से बदल देते हैं, यानी कि अच्छे कपड़े को क्या करते हैं, एकदम रैक्स में बदल जाता है। फिर स्लीपिंग इन द स्पाइक, स्पाइक में सोना, वो सरकारी शेल्टर का अनुभव करते हैं। पैडी जैसे और भी ट्रैम से इनकी मुलाकात होती है ना। फिर मीटिंग बोजो, बोजो से मिलते हैं ये। बोजो एक ना बहुत ही इंटेलिजेंट पेमेंट आर्टिस्ट होता है ना, एक बुद्धिमान फुटपाथ कलाकार से मिलता है जो गरीबी को अपना दिमाग खराब नहीं करने देता। हॉप पिकिंग इन केंट, केंट में ये हॉप पिकिंग करते हैं, मतलब हॉप्स तोड़ने के लिए गांव जाते हैं। वहाँ ग्रामीण जो गांव के जो मजदूर हैं, मजदूरों के साथ जो अनुभव, जो शोषण होता है, वो भी अनुभव इन्होंने लिया। कंक्लूजन देखेंगे तो यही होता है कि महीना ख़त्म हो जाता है, उन्हें अपनी नौकरी, नरेटर को अपनी नौकरी मिल जाती है और इस बात पर मतलब यहाँ पे नरेटर इस बात पे विचार करता है कि उसने इस पूरी यात्रा में क्या क्या सीखा, ये हो जाता है। ठीक है, बाकी नरेटर है, कैरेक्टर ध्यान रखना, नरेटर है बोरिस है इसमें जो कैरेक्टर है ना, ये आपने याद रखना। वेलेंटी है, बोजो है, आगे दिया गया है, ऐसा आप पढ़ लीजिएगा। पैडी है, ये सब कैरेक्टर है इसमें। इंपॉर्टेंट प्लेसेस इसमें क्या थे, अब सारा क्विक रिवीजन हम ले रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़ा था। तो पेरिस का दिखाया गया, फिर लैटिन क्वार्टर, है ना, पेरिस का दिखाया गया। फिर लैटिन क्वार्टर, ये पेरिस की वो गंदी बस्ती है, वो गंदी स्लम है जहाँ नरेटर रहता था। फिर होटल एक्स, ये वो महंगा और लग्जरी होटल है जिसके अंदर एक बेहद गंदगी पसीने से भरी रसोई छिपी हुई है। फिर लंदन आते हैं, लंदन में फिर द एम्बैंकमेंट, है ना, एम्बैंकमेंट, ये लंदन में नदी के किनारे वो जगह है जहाँ बेघर लोग सोने के लिए इकट्ठा होते हैं, एम्बैंकमेंट में, ध्यान रखना लंदन के। फिर स्पाइक, ये ध्यान रखना सरकार द्वारा चलाया जाने वाला बहुत ही क्रूर और कठोर बेघर शेल्टर होता है। फिर इंपॉर्टेंट कोटेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ऑलमोस्ट ऑफ प्लेजर एट नोविंग योर सेल्फ एट लास्ट जेन्युइनली डाउन एंड आउट यू हैव टॉक्ड सो ऑफन गोइंग टू द डॉग्स एंड वेल हेयर आर द डॉग्स एंड यू हैव रीच देम। तो ये ध्यान रखना है, नरेटर ही कहता है, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है जब इंसान बिल्कुल निचले स्तर पर पहुँच जाता है तो उसे एक अजीब सी मानसिक शांति और राहत मिलती है, क्योंकि अब और नीचे गिरने या खोने के लिए कुछ नहीं बचता। ठीक है, अ प्लॉन्जूर इज़ वन ऑफ द स्लेव्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी नरेटर ही कहता है। फिलहाल आपको ये लाइनें याद रखनी है, हो सकता है वर्क आपके ऑप्शन में वर्क दे दे तो ये कहाँ पे है। तो प्लॉन्जूर, ये टर्म याद रखना। तो एक बर्तन धोने वाला प्लॉन्जूर मॉडर्न दुनिया के गुलामों में से एक है। पावर्टी इज़ वॉट आई एम राइटिंग अबाउट, है ना, ये भी नरेटर ही कहता है। इसका मतलब ये हुआ, ये ऐशो आराम वाली जो जगह होती है। एस्टैब्लिश द क्लियर डॉक्यूमेंट्री फोकस ऑफ द बुक, मतलब इन्होंने कहा है कि मैं गरीबी के बारे में ही लिख रहा हूँ। कुछ छूट गया क्या, नहीं। ही वॉज एन एनिमी ऑफ सोसाइटी एंड क्वाइट रेडी टू टेक द वुड्स इफ़ नेसेसरी, नरेटर ही कहता है। यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बोजो के बारे में नरेटर का ये थॉट है। नरेटर अबाउट बोजो, बोजो के बारे में नरेटर ये सोचता है, जो ये दिखाता है कि बोजो गरीब होने के बावजूद दिमागी तौर पर बिल्कुल आज़ाद है और समाज की परवाह नहीं करता, मतलब गरीबी को हावी नहीं होने देता अपने ऊपर, किसी भी कंडीशन में रह खुश है वो। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी इसमें अगर हम देखें इसको पढ़ना है या नहीं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या मिला है, तो द बुक इज़ मास्टरपीस ऑफ सोशल डॉक्यूमेंट्री। तो ये जो बुक है सोशल डॉक्यूमेंट्री का एक मास्टरपीस है, इसे पढ़ना बहुत आसान है, विविड है, ऐसा लगता है कि सब कुछ सामने हो रहा हो एकदम, और काफ़ी ऑनेस्ट है। ठीक है, ध्यान रखना इसका कहानी सुनाने का जो तरीका है और जो ह्यूमर है वो बहुत ही उदास है, सीरियस थीम को भी दिलचस्प बना देता है। बाकी इसमें कमियां क्या है, इस बुक की कमियां क्या हैं, चूँकि ये यादों और लिटरेरी रिकन्स्ट्रक्शन पर आधारित है। ठीक है, लिटरेरी रिकन्स्ट्रक्शन मतलब जो साहित्यिक बनावट होती है उस पर आधारित है, इसलिए यादों पर है, यानी कि ऑरवेल की यादों पर पूरी तरह से बेस्ड है, यानी कि जो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसी पर बेस्ड है। इसलिए कुछ क्रिटिक सवाल उठाते हैं। सम क्रिटिक क्वेश्चन हाउ एग्जैक्टली एक्यूरेट एवरी सिंगल कन्वर्जन इज़,
इसलिए कुछ क्रिटिक इस पे सवाल उठाते हैं कि क्या हर एक बातचीत बिल्कुल 100% वैसे ही हुई थी जैसे जैसे इसमें बातचीत हुई है, या इसके अलावा ये किताब सिर्फ पुरुषों की गरीबी का अनुभव दिखाती है, महिलाओं की गरीबी को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया गया है इसमें, ऐसा किसी ने कहा है, क्रिटिक कहते थे। वैल्यू क्या है, तो 1920 और 30 के दशक के जो मजदूर वर्ग की ज़िंदगी को दिखाने का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है कि 1920 और 1930 के दशक में मजदूर वर्ग की ज़िंदगी कैसी थी। वो आप देख लो, इसी से पढ़ के देख लो कि ऐसी ही रही होगी। बहुत अच्छा ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है और एक लिटरेरी नॉन फिक्शन का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है अगर आप 1920 और 30 के दशक के मजदूर वर्ग, वर्किंग क्लास की लाइफ देखना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी डाउन एंड आउट एंड रोड, अच्छा एक चीज़ और है, डाउन एंड आउट और इनका एक और वर्क है द रोड टू वीगन पियर, अगला यही हम पढ़ने वाले हैं, नॉन फिक्शन। तो दोनों बुक इनके पर्सनल एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड है। ठीक है, ये दोनों ही बुक ऑरवेल की पर्सनल अनुभव पर बेस्ड है और डॉक्यूमेंट्री राइटिंग है, मतलब डॉक्यूमेंट्री सच्ची रिपोर्टिंग पर आधारित है। डाउन एंड आउट में ऑरवेल ज़्यादातर चीज़ों को सिर्फ देखते हैं और जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, जबकि द रोड टू वीगन पियर में ये क्या दिखाते हैं, द रोड टू वीगन पियर में ये लिखते हैं कि तब तक उनकी जो पॉलिटिकल थॉट थी वो पूरी तरह विकसित हो चुकी थी। वीगन पियर में ये सिर्फ गरीबों का वर्णन नहीं करते बल्कि खुलकर सोशलिज्म को गरीबों के राजनीतिक समाधान के रूप में पेश करते हैं। इसमें इन्होंने डाउन एंड आउट में सिर्फ पॉवर्टी के बारे में बताया, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने खुलकर समाजवाद को गरीबों की राजनीतिक जो समाधान है उसके रूप में पेश करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं देखती हूँ कौन इम्पोर्टेंट ज़्यादा है वो मैं पढ़ा दूँ फिर आपको। तो ये चीज़ें मैंने बताई थी। ये बुक कब लिखी गई है ना, ये बुक 2 वर्ल्ड वार के बीच के समय में सेट है, यानी ये पूरे यूरोप में एक बहुत बड़ी आर्थिक तंगी, उस समय इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम था। उस समय आज की तरह कोई वेलफेयर स्टेट नहीं था, लोग बेघर लोग कोठरी मतलब कठोर सरकारी जो कैजुअल वार्ड है, धार्मिक चैरिटी पर निर्भर थे। कैजुअल लेबर बहुत आम थे और अमीर व गरीब के बीच में क्लास डिवाइड बहुत बड़ा था जब ये बुक लिखी गई। हो गया, चलिए फिर यहाँ से एक रिवीजन ले लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। आई जस्ट होप समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। ठीक है, एक रिवीजन ले लेते हैं। ओके, द बुक वॉज पब्लिश 1933। ओके, हिंदी नहीं बताते चलते, बस एक रिवीजन करते चलते हैं। ऑथर्स रियल नेम एरिक आर्थर ब्लेयर, ही यूज्ड टू pseudonym जॉर्ज ऑरवेल फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस बुक। ये याद रखना है, उन्होंने इस बुक में पहली बार जॉर्ज ऑरवेल नाम का अपना जो पेन नेम है जॉर्ज ऑरवेल, उनका यूज़ किया है, उनका इस्तेमाल किया है। इनके फर्स्ट पब्लिशर कौन थे, विक्टर गोलांज, यही थे फर्स्ट पब्लिशर। जॉनरा क्या है, लिटरेरी नॉन फिक्शन मीमोयर। बुक इज़ नरेटेड इन द बुक में जो कहानी कही गई है उसमें फर्स्ट पर्सन में कही गई है। ठीक है, मैं के नज़रिए से सुनाई गई है पूरी कहानी। द सेटिंग इज़ पेरिस एंड लंदन। द इवेंट टुक प्लेस इन द लेट 1920s एंड अर्ली 1930s। तो घटनाएं जो घटी हैं वो 1920 के दशक के अंत और 1930 के दशक की शुरुआत की है, उसके बीच में पूरी जो घटना हुई है वही है इस बुक में दिखाया गया है। द बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट हाफ्स। तो ये जो बुक है ये 2 अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। इसका जो फर्स्ट हाफ है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट हाफ है डिस्टिंक्ट हाफ्स, इसका जो फर्स्ट हाफ है वो पेरिस में है। ठीक है, पहला हिस्सा पेरिस में इसकी सेटिंग रखी गई है। सेकेंड जो सेटिंग इसकी रखी गई है लंदन और कैंट में रखी गई है। ठीक है, द नरेटर लिव्स इन द रू डू कॉक डी ओर इन पेरिस। तो पेरिस में नरेटर कहाँ रहता है, रूवे डू कॉक डी ओर नाम की गली में रहता है, एक गंदी स्लम में रहता है ये। नरेटर लूसेस हिज मनी व्हेन एन इटालियन थीफ रॉब्स हिम। और नरेटर का क्या होता है, नरेटर के जो पैसे होते हैं वो चुरा लिए जाते हैं। कौन चुराता है, एक इटालियन चोर, जिससे नरेटर गरीब हो जाता है। ही सर्वाइव्स बाई पॉनिंग हिज क्लॉथ। देन क्या करता है, ये अपने कपड़े गिरवी रखकर जिंदा रहता है। ही सफर्स फ्रॉम एक्सट्रीम हंगर इन पेरिस। ये पेरिस में भयंकर भूख का सामना भी करता है। ही मीट्स रशियन रिफ्यूजी नेम बोरिस। फिर ये इसकी मुलाकात बोरिस नाम के एक रशियन रिफ्यूजी से होती है। बोरिस एक फॉर्मर सोल्जर विद अ बैड लेग।
बोरिस एक पूर्व सैनिक है जिसके पैर में खराबी है। बोरिस इज स्टबर्नली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट मेकिंग मनी। बोरिस पैसे कमाने को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहता है। नरेटर एंड बोरिस फाइंड वर्क एट होटल गेक्स। नरेटर और बोरिस जब काम की तलाश में जाते हैं तो इनको एक काम मिलता है, एक लग्जूरियस होटल रहता है, होटल का नाम रहता है होटल एक्स, यहीं पे इनको काम मिल जाता है। नरेटर वर्क्स एज अ प्लॉन्जूर। नरेटर को क्या काम मिलता है? नरेटर को वहाँ पे एक प्लॉन्जूर के रूप में काम करना पड़ता है, मतलब यही प्लॉन्जूर का काम मिलता है। प्लॉन्जूर इज़ अ डिश वॉशर किचन सर्वेंट। प्लॉन्जूर क्या होता है? प्लॉन्जूर एक डिश वॉशर यानी कि बर्तन धोने वाला रसोई का नौकर है। प्लॉन्जूर इज़ एट वेरी बॉटम ऑफ द रेस्टोरेंट हायरार्की। तो रेस्टोरेंट में इसका जो ऑर्डर है, इसका जो पदक्रम है, हायरार्की मतलब पदक्रम होता है, यानी इसका नंबर किस पे आता है। तो रेस्टोरेंट में इसका जो हायरार्की में प्लॉन्जूर सबसे नीचे होता है। द किचन इज़ अंडरग्राउंड हॉट एंड फिल्दी, है ना। जो रसोई, होटल के जो रसोई होते हैं वो ज़मीन के नीचे गर्म और बेहद गंदे होते हैं। नरेटर वर्क्स अप 14 आवर्स अ डे। नरेटर जो है वो दिन में 14 घंटे तक काम करता है ना। वेलेंटी इज़ हैंडसम यंग इटालियन वेटर। वेलेंटी एक सुंदर और इटालियन वेटर है। दे मूव टू द आर्बेज डी जेहान कॉटेड। बाद में ये वहाँ से आर्बेज डी जेहान कॉटेड नाम के रेस्टोरेंट में चले आते हैं। दे ऑर्बेज इज़ टोटली डिसऑर्गेनाइज एंड डर्टी। और ये जो रेस्टोरेंट होता है आर्बेज, ये पूरी तरह से क्योटिक होता है, फिल्दी होता है, डर्टी होता है। ऑरवेल एक्सपोज द डर्ट बिहाइंड लग्जरी डाइनिंग। ठीक है, ऑरवेल क्या करते हैं? ऑरवेल ये लग्जरी, जो महंगे खाने के पीछे गंदगी को रिवील करते हैं। ही कंसिडर द प्लॉन्जूर टू बी अ मॉडर्न स्लेव। ये मानते हैं, है ना, प्लॉन्जूर को ये एक मॉडर्न स्लेव मानते हैं। अ फ्रेंड प्रोमिसेस द नरेटर अ जॉब इन लंडन, है ना। नरेटर का एक दोस्त है, इन्हें लंदन में नौकरी का वादा करता है। द नरेटर क्विट्स हिज पेरिस जॉब एंड ट्रेवल्स टू इंग्लैंड। और नरेटर क्या करता है? नरेटर अपनी पेरिस की नौकरी छोड़कर इंग्लैंड चला आता है। द प्रॉमिस जॉब इन लंडन इज़ डिलेड बाय अ मंथ। तो जो दोस्त ने वादा किया था कि लंदन में नौकरी है, तो लंदन में वादे वाली जो नौकरी में 1 महीने की देरी होती है। नरेटर ट्रेड्स हिज गुड्स क्लॉथ फॉर रैक्स। नरेटर क्या करता है? नरेटर अपने अच्छे कपड़ों को फटे पुराने कपड़े में बदल लेता है। भाई नहीं पैसे हैं, नहीं कुछ है, तो भाई अब ट्रैम्प ही बन जाएगा। वियरिंग रैग्स इमीजिएटली चेंज हाउ सोसाइटी ट्रीट्स हिम, है ना। फटे कपड़े पहनते ही समाज का उसके प्रति व्यवहार तुरंत बदल जाता है, समाज उसको किस नज़र से देखने लग जाता है। ही बिकम्स अ ट्रैम्प होमलेस वांडरर। वो क्या बन जाता है? ट्रैम्प, बेघर आवारा इंसान बन जाता है। ही स्टे ए कॉमन लॉजिंग हाउस डॉस हाउसेस। फिर क्या होता है? वो सस्ते लॉजिंग हाउस में रुकता है, डॉस हाउसेस, जिसे सस्ते लॉजिंग हाउस को क्या कहा जाता है? डॉस हाउसेस में रुकता है। ही स्टेज इन द गवर्नमेंट कैजुअल वार्ड्स। और कहाँ रुकता है? ये सरकारी कैजुअल वार्ड में भी रुकता है, जिन्हें स्पाइक कहा जाता है। ट्रैम्प्स आर फोर्स बाय लॉ टू कीप मूविंग फ्रॉम टाउन टू टाउन। तो जो ट्रैम्प्स होते हैं इनको कानून द्वारा मतलब मजबूर किया जाता है कि लगातार एक शहर से दूसरे शहर चलते रहना, है ना। ट्रैम्प्स आर गिवन मोस्टली ब्रेड एंड मार्जरीन इन द स्पाइक्स। तो जो ट्रैम्प्स होते हैं स्पाइक्स में जब ये लोग रहते हैं ना, तो बेघर लोगों को ज़्यादातर सिर्फ ब्रेड और मार्जरीन दिया जाता है। नरेटर मीट्स अ ट्रैम्प नेम्ड पैडी। नरेटर को एक और ट्रैम्प्स मिलता है जिसका नाम पैडी रहता है। तो नरेटर लंदन में पैडी नाम का एक ट्रैम्प से मिलता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। आई थिंक अब हो गया है, कुछ पॉइंट और है, पढ़ा दूँ क्या? ये भी मस्ट नो पॉइंट है, वैसे तो हो गई सारी रिवीजन। मस्ट नो पॉइंट देख लेते हैं। ऑथर जॉर्ज ऑरवेल है, ये तो हो गया। पब्लिश 1933, विक्टर गुलांज। लिटरेरी नॉन फिक्शन मेमोयर बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, रीअरेंज एंड नैरेटिव पावर। ध्यान रखना है। पेरिस में इसकी सेटिंग रखी गई है, ओके। पेरिस फोकस ऑन स्टारवेशन, ब्रूटल एग्जॉस्टिंग वर्क्स एज प्लॉन्जूर, डिशवॉशर इन डर्टी, ये तो पता है। लंदन, होमलेसनेस, स्पाइक्स। देखिए यहाँ पे पेरिस में मैंने बताया ना, पेरिस में ये थे तो वही भूखमरी, गंदे रेस्टोरेंट में, रसोइयों में एक प्लॉन्जूर का काम किया इन्होंने। फिर लंदन आए तो होमलेसनेस, बेघर होना, स्पाइक्स में रुकना, स्पाइक यानी कि सरकारी शेल्टरों में रहना, गरीबों को अपराधी मानने वाले सिस्टम की कैरेक्टर हैं बोरिस, बोजो, ठीक है। कोर मैसेज है तो कोर मैसेज यही है कि गरीबी इंसान की इज्जत, आज़ादी को ख़त्म कर देती है। लेकिन गरीब लोग फिर भी इंसान ही रहते हैं, समाज का उनके प्रति व्यवहार बहुत क्रूर हो जाता है और अनजस्ट हो जाता है। रैपिड रिवीजन में आ जाते हैं। ऑथर आप जानते ही हो। तो अगर हम रैपिड रिवीजन की बात करेंगे यहाँ पे,
जो एरिक आर्थर ब्लेयर हैं, ये बर्मा पुलिस से इस्तीफ़ा दिया और अपने गिल्ट को धोने के लिए गरीबों के बीच रहे जॉर्ज ऑरवेल नाम से। फिर इन्होंने लिखा इस बुक को। बुक का नाम डाउन एंड आउट इन पेरिस इन लंदन 1933 है, जो कि एक मेमोयर है, फर्स्ट मेजर वर्क है इनका। नरेटर फर्स्ट पर्सन है, पेरिस दिखाया गया है जहाँ के पैसे, अभी एक रिवीजन है, ठीक है, लंदन ये हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। कैरेक्टर ध्यान रखना है, बोरिस है, वैलेंटी है, बोजो है, पैडी है, ये सारे इसके कैरेक्टर हैं। थीम्स पावर्टी, हंगर, सोशल स्टिग्मा, क्लास इनइक्वालिटी, यूजलेस लेबर, डिग्निटी। स्टाइल क्या है? प्लेन इंग्लिश, डायरेक्ट, डॉक्यूमेंट्री, रियलिज्म, डार्क, कॉमिक, आयरनी। फैक्ट एंड फिक्शन, तो ये ध्यान रखना है। फैक्ट फिक्शन मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट ट्रूथ बट ऑरवेल ऑल्टर्ड द टाइम लाइन। तो अगर बात करेंगे पूरी तरह से सच पर आधारित है, लेकिन ऑरवेल ने एक बेहतर किताब बनाने के लिए इसकी जो टाइम लाइन है उसको थोड़ा चेंज कर दिया, यानी कि लंदन की घटनाएं असल में पेरिस से पहले हुई थी, बस यही बदलाव इन्होंने किया है और कुछ कैरेक्टर को आपस में मिला दिया है इन्होंने। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट यही है कि यह हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट याद रखना, इंटर वॉर पीरियड था, यानी कि 2 वर्ल्ड वार के बीच का समय था। उस समय हाई अनएम्प्लॉयमेंट थी, भारी बेरोजगारी का समय था, कोई सरकारी वेलफेयर नहीं था, बेघर लोगों के खिलाफ सख्त कानून था उस समय, तभी ये बुक लिखी गई है, तभी ये सारी चीज़ें देखने को इसमें मिलती हैं। अब यहाँ पे पूरा एक रिवीजन ले लिया गया है लास्ट में कि नरेटर ने क्या क्या कहा। जैसे जॉर्ज ऑरवेल जो थे, जिनका नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था, है ना, मतलब ये अपने अमीर परिवार से होने और बर्मा में ब्रिटिश साम्राज्य की पुलिस में काम करने को लेकर बहुत गिल्ट में थे। फिर क्या था? दबे कुचले लोगों की ज़िंदगी को समझने के लिए इन्होंने जानबूझकर सबसे गरीब लोगों के बीच में रहने गए, पेरिस में गए, है ना। इनके पैसे चोरी हो जाते हैं, वहाँ सच में भूख से तड़पते हैं, जिंदा रहने के लिए ये लग्जरी होटल में प्लॉन्जूर का बेहद क्रूर काम करते हैं। यहाँ काम करके उन्हें पता चलता है कि रेस्टोरेंट का काम आधुनिक गुलामी का नहीं, मतलब आधुनिक गुलामी का ही एक रूप है। एक गुलामी होती है, एक आधुनिक गुलामी का ही रूप है जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं प्लॉन्जूर का काम करते हैं, ठीक है। जहाँ थके हारे मजदूर उबलती हुई गंदी और ज़मीन के नीचे बनी रसोई में पागलों की तरह काम करते हैं, ताकि ऊपर बैठा जो अमीर कस्टमर है उसको ऐशो आराम का खाना परोसा जा सके। फिर लंदन में आते हैं, एक नौकरी के वादे पर ये पेरिस छोड़कर लंदन चले आते हैं, लेकिन नौकरी मिलने में देरी हो जाती है, इन्हें मजबूरन सड़कों पर आना पड़ता है ना। ये एक ट्रैम बन जाते हैं। यहाँ इन्हें एहसास होता है कि लंदन पेरिस से भी बुरा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश कानून और समाज बेघर लोगों से खुली नफरत करता है। ये उस समय टाइम था, ऐसा करते थे लोग, तो वही चीज़ इन्होंने दिखाया है। इन्हें भयानक सरकारी शेल्टर के बीच हर दिन मीलों पैदल चलने पर मजबूर किया जाता था। सरकारी शेल्टर यानी कि वही जिन्हें स्पाइक कहा जाता है, ठीक है। और ये गांव में हॉप पिकिंग का काम करना भी बहुत, मतलब हॉप पिकिंग का भी काम करते थे। गांव में हॉप पिकिंग का काम बहुत ही कम मजदूरी पर करते थे। फिर लंदन में ये बोजो जैसे बुद्धिमान फुटपाथ कलाकार से मिलते हैं, जो ये प्रूव करता है कि गरीब लोग बेवकूफ़ या बुरे नहीं होते। तो ये चीज़ें हैं। बाकी द बुक इज़ पार्ट ऑटोबायोग्राफी, है ना। अगर बात करें ये जो बुक है ये ऑटोबायोग्राफी है, पार्ट लिटरेरी रिकन्स्ट्रक्शन। ये एक आधी ऑटोबायोग्राफी है और आधी लिटरेरी रिकन्स्ट्रक्शन है। ऑरवेल ने कहानी का जो टाइम लाइन है थोड़ा बदल जरूर दिया, लेकिन सारे जो अनुभव वो पूरी तरह से सच हैं, ठीक है। बहुत ही साफ आसान स्टाइल में लिखकर ऑरवेल ने गरीबी की एक छिपी हुई काली दुनिया को सबके सामने ला दिया। ये ध्यान रखना है। इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि गरीबी एक इंसान की आज़ादी और इज्जत को पूरी तरह ख़त्म कर देती है, लेकिन इन्होंने समाज में ये मांग भी की कि वह गरीबों को अपराधियों की तरह देखना बंद करे और उन्हें इंसानों की तरह सम्मान दे। तो इस बुक ने उनके लिटरेरी करियर की शुरुआत की और सोशल इनजस्टिस, क्लास इनइक्वालिटी के खिलाफ उनके जीवन भर की लड़ाई की नींव रखी। पूरा पढ़ा दिया मैंने, लिखिए कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक और रह गया है आपका नॉन फिक्शन, द रोड टू पिगनवियर, फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर 1-2 ऐसे कर लेते हैं, फिर हम ऑरवेल को ख़त्म करेंगे, है ना। मतलब ऑरवेल को पढ़ के ख़त्म कर देंगे, फिर हम किड्स पे आ जाएंगे। तो जल्दी जल्दी रहेगा, सही रहेगा ना। इस किड्स को भी तो कवर करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किड्स की, बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। किड्स से भी आएंगे क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे जितना भी मैंने पढ़ाया है इनका, और कहाँ से पूछेगा इनका। वैसे तो 500 ऐसे उन्होंने लिखा है,
लेकिन एस्से में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो 2-4 एस्से कर लेंगे, फिर हम पहुंच जाएंगे, फिर हम उस पर मूव कर जाएंगे किड्स पे, क्योंकि ज़रूरी है किड्स को भी पढ़ना, फिर हमें रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कैसा लगा क्लास ये भी बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ज़रूर करते रहिएगा। कहानी समझ में आई या नहीं आई ये भी बताइएगा। बाय बाय।